हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जय शर्मा। स्वागत है मैथ सर्च की एक और नई क्लास में, जिसके अंदर हम सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उन सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट स्लाइड। देखिए क्या लिख रखा है, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा। सबसे सिंपल और सबसे जो आसान टॉपिक है उनमें से एक आता है हमारा अनकॉन्शियसनेस या फिर कोमा। क्या होता है अनकॉन्शियसनेस का मतलब हम देखते हैं, इज एन एबनॉर्मल स्टेट which characterized by the lacking normal awareness of self and environment। खुद के प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति टोटली लेक ऑफ अवेयरनेस को हम कहते हैं अनकॉन्शियसनेस। लाइक आप कॉन्शियस ही नहीं हो, आपको यही नहीं पता आप कहाँ हो, आपने क्या पहना है, आपका नाम क्या है, आप जिसके साथ खड़े हो वो क्या लगता है आपका, और जो आपका जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में भी आपको पता नहीं है कि क्या चीजें क्या नहीं है। दैट कंडीशन इज नोन एज अनकॉन्शियस, यानी कि आपको कॉन्शियसनेस नहीं है, अचेतन जिसको हम कहते हैं, है ना। उस चीज को हम क्या कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कोमा। कोमा जो होती है अनकॉन्शियसनेस की प्रोलॉन्ग स्टेज होती है। लाइक प्रोलॉन्ग टाइम तक कोमा में, कोमा के बारे में हम सब जानते हैं, सब टीवी वगैरह देखते हैं, सब हम जो है पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, उसके अंदर पता चल जाता है कोमा में पेशेंट आता है तो कैसा होता है, तो वो सही चीजें आ जाती है। इट्स ड्यूरेशन में बी सम डेज और सेवरल मंथ, कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक भी जाती है ना। द स्टेट ऑफ कोमा, द पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिवनेस टू द पेनफुल स्टिमुलाई। उसको किसी प्रकार का कोई दर्द पता ही नहीं चलता है कि उसको कोई किसी चीज का दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है शरीर में या नहीं हो रहा है। अनेबल टू परफॉर्म द एक्टिविटी वॉलेंटरी। वॉलेंटियर जो काम है, खुद से काम, तो कोमा वाले पेशेंट को आप वो खुद से क्या काम कर सकता है, नहीं कर सकता है ना। उसको टेम्परेचर, कोल्ड, लाइट, किसी चीज का कोई भी भान नहीं रहता, उसको किसी प्रकार से किसी चीज का कोई सेंस नहीं रहता, है ना। देन इसके बाद में देखते हैं हम किस किस कारण से ये होता है। एक होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से ये चीज हो सकती है। एपिड्यूरल और सबड्यूरल हेमेटोमा, हमारी जो ब्रेन है उसके अंदर अलग अलग जो है लेयर्स होती है मेनिंजेस की, दैट इज ड्यूरा मैटर, इसके अलावा एर्किनोइड मैटर और पाया मैटर, जिसमें हमारी जो ड्यूरल और सबड्यूरल हेमेटोमा है, एपिड्यूरल और ड्यूरल हेमेटोमा है, वो भी आते हैं। ठीक है, उनके अंदर हेमेटोमा हो जाता है तो सबड्यूरल स्पेस में ये होता है, और एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हेमेटोमा हो जाएगा तो उसका एपिड्यूरल हेमेटोमा कहते हैं। देन बाद में हम बात करते हैं स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब क्या हो जाता है, एक थक्के जैसा अंदर जम जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, उसकी वजह से फिर नली। अच्छा, एक नली के अंदर हमने जब पानी भरा, वो पानी फ्लो कर रहा है, एक नल है, इससे हमने क्या करता है, जैसे हम बनाते हैं, इस चीज को हम एक इसे समझते हैं। ठीक है, ये नली है। ओके 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 ओके। मान लो जैसे इससे हमारी एक नली अटैच है। अब देखो, इस नली के अंदर से जैसे पानी फ्लो कर रहा है ना। सेम चीज हम इस नली को मान लेते हैं हमारी ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसके अंदर जो पानी फ्लो कर रहा है इसको हम मान लेते हैं लिम्फ फ्लूइड, या फिर हमारा जो ब्लड है उसको। अब इसमें किसी प्रकार से यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया, ये लो भाई के बीच में एक जो है हमारा क्लोट बन गया है ब्लड वेसल्स के बीच में। तो अब क्या हो जाएगा, इस जगह पानी इकट्ठा होता जाएगा, और पानी इकट्ठा होते होते ये जो है क्या हो जाएगा, इस जगह ऐसे फूल जाएगी। एक गुब्बारे को फुलाते हैं तो हम नहीं देखते, ये देखो, इस प्रकार से पानी की जो नली है वो फूल गई।
अब नली जो है वो फूल गई तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फूलती जाएगी और एक समय आएगा कि यहाँ से ये फट जाएगी, ये एकदम से क्या हो जाएगी, पॉप्ड हो जाएगी, है ना। दिस कंडीशन इज नोन एज हेमरेज। ठीक है, एक तरह से ये ब्लड वेसल्स है, सेम हमारा ब्लड वेसल्स में से भी ब्लड बह रहा है, इधर से एकदम से हमारा जो है इस समय हमारे इधर से क्या आ गया, व्हाई इज हैपनिंग, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आ गया क्लोट। समझते हैं हम, जैसे ये है हमारी ब्लड वेसल्स, ये नॉर्मल वेसल्स भी मान सकते हो, देन ये हो गया हमारा क्लोट, ये जो फ्लूइड बह रहा है ये हमारा हो गया ब्लड, ये आ गई यहाँ पे स्वेलिंग, है ना, ये चीज हो गई हमारी। अब ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है, यहाँ पे क्लोट आया और इसकी वजह से ये जो जगह है ये फूल गई, ये फूल गई, फूलती गई और एकदम से फट गई। तो एक कंडीशन हो गई स्ट्रोक की, दूसरी कंडीशन हो गई हमारी एन्यूरिज्म की, तीसरा जो ये ऐसे फट जाती है इस चीज को हम क्या कहेंगे, हेमरेज कहेंगे, इस चीज को हम क्या कहेंगे, हेमरेज कहेंगे, है ना। देन इसके बाद में जो आता है हमारा, क्या आ जाता है, ब्रेन के अंदर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। देन इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज जैसे मेनिंजाइटिस हो गई, एनकेफ्लाइटिस हो गई, जिसको हम इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, ये भी हो सकती है। देन ओवरडोज ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल, एल्कोहल और जो ड्रग है उसका ओवरडोज हो जाता है उसकी वजह से। देन हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, यानी कि जो ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो कम हो जाता है। देन इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक जो एनकेफ्लोपैथी, जिसको हम एनकेफ्लोपैथी कहते हैं, वो हो सकती है। इसके अलावा लीड की जो पॉइजनिंग है वो हो सकती है। और उसके अलावा हमारे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके इनहेलेशन की वजह से हो सकती है। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इन सब की वजह से ना हमारा जो हो सकती है क्या, अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन, और वो अनकॉन्शियसनेस बहुत समय तक रहती है, धीरे धीरे बॉडी डिटोरिएट होती है, सीवियर एट्रोपी अंदर होने लग जाती है, स्टीमिया, लीजन्स और नेक्रोसिस की कंडीशंस जब बनती हैं तो उस समय फिर वो कोमा में चला जाता है पेशेंट। चाहे इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यानी ब्रेन के अंदर का जो क्रेनियल स्पेस है उसके अंदर किसी प्रकार से हेमरेज हो गया, या फिर ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया। इसके अलावा एपिड्यूरल और सबड्यूरल हेमेटोमा, हेमेटोमा का मतलब हमने अभी अभी देखा था कि हेमेटोमा यानी ब्लड क्लोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जहां अगर कोई चीज का थक्का जम जाता है तो उस जगह ब्लड वेसल्स से ब्लड सप्लाई तो हिलती ही डुलती है। देन इसके अलावा स्ट्रोक और सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इनएडिक्वेट रहती है। देन इसके अलावा हमारे इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जैसे कि मेनिंजाइटिस हुआ, एनकेफ्लाइटिस हुआ, तो उसकी वजह से ओवरडोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल, एल्कोहल और ड्रग के ज्यादा यूज करने के कारण, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस के कारण और मेटाबॉलिक एनकेफ्लोपैथी की वजह से हो सकती है। ये सारे चीजों की वजह से हमारे कुछ अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन हो सकती है। अब क्या देखने को मिलता है, अगर एक पेशेंट है जो बिल्कुल ही कोमा में चला गया है, तो वो कोमा में चला गया तो दिखती बात है कि भाई वो कोमा में गया है, यानी कि वो कोमा में गया है तो सिर्फ लेटा हुआ है हमारे नजरों के सामने, जो उसको कोई देखेगा तो क्या कहेगा, बस पड़ा हुआ है ऐसे ही। लेकिन उसके अलावा उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे इरेगुलर रेस्पिरेटरी पैटर्न हो जाता है, उसका रेस्पिरेटरी का जो पैटर्न होता है वो इरेगुलर होता है, उसको पता नहीं चलता किस प्रकार से रेगुलेशन रेस्पिरेशन का मेंटेन करना है। इसके अलावा पेनफुल जो स्टिमुलाइज होती है उसके प्रति वो अनरेस्पॉन्सिव रहता है, कोई उसके हथौड़ा मार दे तो भी उसको पता नहीं चलता, लेकिन मारना मत, देखने के लिए। देन अनरेस्पॉन्सिवनेस टू द वर्बल स्टिमुलाई, जो वर्बल स्टिमुलाई होती है उसके प्रति भी, कि लाइक आप कुछ भी बोल रहे हो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। अनेबल टू ब्लिंक द आईज, वो वैसे ही आंखें बंद ही रहती है, खोल नहीं सकता, तो वो ब्लिंकिंग तो क्या ही करेगा ये। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है
एक्टिविटी वॉलेंटरी परफॉर्म कर ही नहीं सकता इंसान जब वो कोमा में होगा या अनकॉन्शियस होगा। इवन दो जब बेहोशी की हालत में भी होता है तो कौन कर सकता है। एब्सेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल, वो वैसे ही सोया हुआ ही है तो स्लीप वेक साइकिल उसका एब्सेंस हो सकता है। इवन दो अगर उसको ट्रॉमा भी हुआ है और वो खाली बेहोश भी हुआ तो उस कंडीशन में भी यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारे को। एफेजिया की कंडीशन हो जाती है और जो ब्लेडर और बोवल का जो कंट्रोल होता है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा सीजर्स वगैरह जो होती हैं, वो सीजर्स जो होती है वो क्या होता है उसमें आते हैं। अगर वो पेशेंट जो है वो प्रोलॉन्ग स्टेट में कोमा में नहीं गया, अनकॉन्शियस है, लेकिन उसके अंदर हेमरेज हो गया है, उसके अंदर जो है हेमरेजिक शोक हो गया है या फिर हाइपोवोलेमिक शोक हो गया है, और ऐसे जो शॉक्स वगैरह हो जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। ट्रेमर्स और जर्किंग मूवमेंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, है ना। देन इसके बाद में क्या क्या डायग्नोस करा सकते हो, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में सारे पढ़े थे हमने। सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, उसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन असेस करेंगे। इसके अलावा हम जो है उसके ग्लास्कोकोमा स्केल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा यूरिनरी एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा ब्लड कल्चर, लंबर कल्चर, सीएसएफ एग्जामिनेशन, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारे जो है डायग्नोसिस हम करेंगे। देन इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी की नेक्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। द कोमा इज अ मेडिकल इमरजेंसी, सो द कोमेटोज पेशेंट शुड बी इमीडिएटली एडमिटेड टू द आईसीयू। कोमा जो है हमारे को पता है एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो इसमें इमीडिएटली पेशेंट को कहाँ शिफ्ट करोगे आप, आईसीयू के अंदर। द ट्रीटमेंट ऑफ द कोमेटोज पेशेंट मेनली डिपेंड अपॉन द कोजेज एंड द क्लिनिकल फीचर्स, क्योंकि हर एक का अलग अलग कोज हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक ऑपरेशन सॉरी एक इमरजेंसी वार्ड के अंदर या ऑपरेशन जो थिएटर है या आईसीयू है, नॉट ऑपरेशन थिएटर सॉरी, इंटेंसिव केयर जो यूनिट है उसके अंदर 5 कोमा के पेशेंट बैठते हैं। सबके क्लिनिकल फीचर्स भी अलग हो सकते हैं, सबके कॉजेस भी अलग हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दियर सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू दियर clinical features, according to their causes, we have to treat the client according as per accordance। ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मेडिकल मैनेजमेंट के, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो एबीसी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके अंदर हमारे को उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की भी अगर उसको जरूरत है तो हम वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या फिर ट्रेकेस्टमी जो है वो परफॉर्म करवाएंगे। इसके अलावा ट्रेक्योब्रोंकियल सक्शनिंग प्रोवाइड कराएंगे। देन इसके बाद में आ जाता है अगर उसका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है तो उस समय हम उसको मेनिनटोल देंगे। सबसे ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर इंट्राक्रैनियल प्रेशर की, यहाँ लिख देना ड्रग ऑफ चॉइस डीओसी, है ना। आप पूरा लिखना ड्रग ऑफ चॉइस, डॉक मत समझ लेना इसको, डॉक डॉक डॉक्टर मत समझ लेना। देन इसके बाद में कोर्टिकोस्टेरॉइड जिसमें डेक्सामेथासोन हुआ, हम वो देंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट में सीजर्स देखते तो एंटी कन्वल्सेंट जैसे फिनेटोइन हो गया, फेनेबार्बिटोल हो गया, वो सारी ड्रग्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। और अगर हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन होगी तो आईवी ग्लूकोज देंगे, डिहाइड्रेशन की होगी आईवी फ्लूइड देंगे। इसके अलावा उसको फीवर हो गया तो एंटीपायरेटिक ड्रग जिसमें हम उसको पैरासिटामोल देंगे। इफ द कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस इज ओवरडोज, ओवरडोज जो है वो अनकॉन्शियसनेस का एक कोज हो जाता है, तो उस समय हम उसको क्या देंगे, अप्रोप्रिएट एंटीडोट देंगे, है ना। जिसका ओवरडोज की वजह से किसी ड्रग पॉइजनिंग हो गई है तो उस समय हम उसको उसका अप्रोप्रिएट एंटीडोट देके ट्रीट करेंगे। इवन दो अगर उसको एंटी प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं हम उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, तो हम क्या देंगे, सेफ्ट्रिक्सोन देंगे या फिर सिफोटेक्सिम देंगे या एमिकासिन जो है वो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। देन इसके बाद में आती है हम नर्सिंग मैनेजमेंट, देखते हैं क्या क्या होता है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में ब्रीदिंग पैटर्न, रिस्पॉन्सिवनेस टू द पेन स्टिमुलाई, वर्बल स्टिमुलाई, इनके प्रति रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे, अवेयरनेस टू द सेल्फ एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट और उसके प्रति वो कितना सेल्फ है नहीं है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम उसका असेस करेंगे। इसके अलावा उसके एक्टिविटी ऑफ वॉलंटियर वर्क, उसका एबीजी एनालिसिस करेंगे, डिहाइड्रेशन लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, इंटेग्रिटी ऑफ स्किन, न्यूट्रिशनल लेवल, अवेबिलिटी ऑफ फैमिली सपोर्ट और प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये सारी चीजें असेस करेंगे कि इनमें से क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में दूसरी जो डिजीज आती है वो आती है हमारी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर मोर देन 20 mm ऑफ एच जी से, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है हमारा,
नॉर्मल जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो कितना होता है हमारा 15 टू ठीक है, ये होता है हमारा। और इससे ज्यादा हो जाएगा देन इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे इंक्रीज्ड एनसीपी। किस किस की वजह से हो सकता है, किसी प्रकार से हेड इंजरी हो गई है उसकी वजह से हो सकता है, ब्रेन में ट्यूमर के प्रेजेंस के कारण हो सकता है, इसके अलावा इंट्राक्रेनियल जो हेमरेज है उसकी कंडीशन के कारण हो सकता है, मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस हो गया तो उसके कारण से हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जैसे सच इज कंडीशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा सेरेब्रल ब्लड फ्लो के बढ़ने के कारण हो सकता है, सेरेब्रल वीनस फ्लो जो है उसके बढ़ने के कारण हो सकता है, हाइड्रोकेफलस के कारण हो सकता है ना, हाइड्रोकेफलस लिखना, हाइड्रोकेफलस के कारण हो सकता है, ब्रेन में एडिमा सूजन जो है उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। इसके बाद में आ जाते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हमारे को इसमें देखने को मिलेंगे। देन इसमें आते हैं हमारे सबसे पहले अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो पेशेंट का अल्टर्ड हो जाता है। इसके अलावा कंफ्यूजन हुआ, रेस्टलेसनेस, इरेटेबिलिटी हुआ, नोजिया और वॉमिटिंग हुआ। इसके अलावा विजन डिस्टर्बेंस ऑफ ब्लर विजन एंड डायप्लोपिया, यानी ना जो क्या कहते हैं विजन में डिस्टर्बेंस आ सकता है, ब्लर दिखने लग जा सकता है, डबल दिखने लग जाता है ना, डबल विजन, या लिख लेना डबल विजन। दारू पीना एक बार और फिर देखना जो डबल डबल दिखेंगे, फिर मत लेना, सॉरी मजाक कर रहा था। बता रहा हूँ कि जैसा जो पेशेंट को दिखता है जो दारू पीते हैं, वैसे विक्टिम्स जो होते हैं, ड्रग विक्टिम्स वगैरह, उनको जो डिप्लोपिया की कंडीशन होती है उनको एक की जगह दो और उससे भी डबल दिखते हैं, डबल डिप्लोपिया होता है जिसमें उनको चार चार भी दिखते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है फीवर हो सकता है उस पेशेंट को, पेपिलिडेमा, पिपिलरी चेंजेस हो सकती है जिसमें हम पेपिलिडेमा देखते हैं उसका, ठीक है। इसके अलावा हम उसके अंदर क्रूशिंग ट्रायड देख सकते हैं जिसमें उसका सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है, पल्स प्रेशर वाइडन हो जाती है और हार्ट रेट जो है वो उसका डिक्रीज हो जाता है। देन इसके बाद में डायग्नोसिस सेम हमारे हैं, किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं है, सीटी स्कैन वगैरह सब कराना है, स्कल का एक्सरे कराना है ताकि इंजरी का पता लग सके। देन इसके बाद में हम इसके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं, क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट से आप उसको ठीक कर सकते हो। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाता है हमारे ऑस्मोटिक डायूरेटिक देते हैं, सबसे द ड्रग ऑफ चॉइस, है ना। यहाँ पे मैंने पिछले में भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख लो क्योंकि ये ड्रग लिखना जरूरी होता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं इंसान तो उसको ये देते हैं। मैनिनटोल दे दो, ऑस्मोटिक डायूरेटिक जो है वो। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं जिसमें डेक्सामेथासोन हुआ, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जिसके अंदर निकार्डिपिन हो गई, निफेमिडिपिन हो गई, ये देते हैं। एंटी कन्वर्जेंस होती है जिसके अंदर हम फेनेटोइन देते हैं, फेनोबार्बिटोल देते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं जिसमें हम पीसीएम देते हैं और आईवी ड्रिप जो है वो चालू करवाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है हमारे इसके अंदर कि प्रोवाइड द कंफर्टेबल सुपाइन पोजीशन इन द काम कूल कंफर्टेबल एंड वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट। उसके अलावा उसका जो हेड है उसको हम क्या करते हैं 30 डिग्री एलिवेट करते हैं, 300 डिग्री नहीं है भाई, 300 डिग्री कैसे एलिवेट करेंगे हम। देन इसके बाद में हम आ जाता है अवॉइड करनी कौन कौन सी एक्टिविटी को, आपको जो है ना रोटेशन हेड का थोड़ा कम करना है, ज्यादा करोगे तो वो प्रेशर अंदर बढ़ेगा और ब्लड फ्लो अल्टर होगा, चक्कर आने की चांसेस होंगे, नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन होगी। इसके अलावा नेक को ज्यादा फ्लेक्स्ड नहीं करना है। इसके अलावा हमारे जो हिप्स होते हैं उनको भी ज्यादा फ्लेक्स नहीं करना है। इन सब से क्योंकि स्पाइनल कोड वगैरह जो हमारे जो पूरा लंबर एरिया है वो सब डगमगा जाएगा वरना। इसके अलावा फिर हमारे जो इंक्रीज अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज ऐसी कौन कौन सी जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ाती है, तो हम उसको कम करेंगे जिसमें आ जाता है मेंटेन द इनटेक आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो इनटेक और आउटपुट चार्ट होता है उसको हमारे को मेंटेन करना होता है। उसके अलावा हाइपरटोनिक जो फ्लूइड होती है वो देनी होती है जो कि एडिमा कोस कर देता है ना, तो वो चीज हमारे को अवॉइड करनी होती है। देन इसके अलावा उसका नॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है उसको आपको मेंटेन करना होता है। इसके साथ में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आप देते हो जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है,
इसके अलावा परफॉर्म द एंडोट्रेकियल सक्शन, एंडोट्रेकियल जो सक्शन होती है उसको आपको परफॉर्म करना है एयरवे को क्लियर करने के लिए। देन इसके बाद में आ जाता है मेंटेन द न्यूट्रिशनल लेवल, न्यूट्रिशनल जो लेवल होता है उसको आपको मेंटेन करना है। प्रोवाइड स्मॉल मील फ्रिक्वेंटली, स्मॉल मील जो है आपको फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड करानी है। सोडियम और फ्लूइड जो इनटेक होता है जितना जरूरी है उतना जितना जरूरी उतना ही दो, बाकी रिस्ट्रिक्ट कर दो। इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं उसको आपको यूज करना है वाइल केयरिंग द पेशेंट फॉर द प्रिवेंट नोजोकोमियन इन्फेक्शन। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ताकि नोजोकोमियन इन्फेक्शन से बचे, और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है सीजर्स वगैरह से बचाने के लिए, ताकि उसकी इंजरी से वो प्रिवेंट रहे कि किसी प्रकार से आगे इंजरी या घाव या फिर चोट वगैरह ना लग जाए। इसके अलावा इमोशनल जो सपोर्ट होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है, उसके रिलेटिव्स को भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। देन इसके बाद में आ जाता है तीसरी डिजीज जो आती है वो आती है माइग्रेन, जो आजकल हर एक के घर में किसी ना किसी को देखने को मिलती है। रिकरेंट एपिसोड ऑफ हेडेक, यानी कि बार बार एक ही समय नहीं, अलग अलग, कभी आज हो गया, कभी परसों हो गया, कभी थोड़े दिन बाद हो गया, एक हफ्ते बाद हो गया, तो ऐसे रिकरेंटली वो साइकिल हेडेक की चलती रहती है। ये यूनिलेटरल होता है, एक साइड में ही हेडेक होगा, या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। ठीक है, पेन जो होता है वो मॉडरेट भी हो सकता है, और फिर अगर पेशेंट इतना इम्यून सिस्टम उसका अच्छा नहीं तो वो सीवियर भी हो सकता है। इस कंडीशन में नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है, आंखों के सामने से अंधेरा छा जाता है, टिंगलिंग सेंसेशंस उसको एक्सट्रीमिटीज में फील होती है कि लाइक कोई उसको जो है कांटे वाटे चुभा रहा है ऐसा। देन इसके अलावा बाइलेटरल भी हो सकता है, किस किस कंडीशन में बाइलेटरल, यानी दोनों साइड में भी हेडेक हो सकता है। इसके अलावा मोर जो है वो फीमेल में पाया जाता है मेल के मुकाबले, है ना। देन इसके बाद में इसके कोज और रिस्क फैक्टर्स हम देख लेते हैं। कोजेज और रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है जेनेटिक फैक्टर हुआ, साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ जिसमें टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल जो होती है उसके समय में ये हो सकती है। ड्यूरिंग मेनार्के एंड मेनोपॉज, मेनार्के और मेनोपॉज जो होती है उस कंडीशन में ये हो सकती है। ठीक है, फ्लैशेस ऑफ लाइट की वजह से बार बार आंखों पे जो है लाइट पड़ती है तो उसकी वजह से हो सकती है। मेंटल एक्साइटमेंट की वजह से अंदर कुछ ना कुछ थॉट जो है एक के बाद एक इंसर्ट होते जाते हैं तो उसकी वजह से। इसके अलावा अल्कोहल के यूज के कारण से हो सकती है, ओरल कंट्रासेप्टिव और वेसोडाइलेटर की वजह से हो सकती है, अनयूजुअल स्मेल्स के कारण हो सकती है, सर्टेन फूड जैसे चॉकलेट हुआ, चीज, सॉल्टी फूड, सिट्रस फूड, फ्रूट्स होती हैं इनकी वजह से हो सकती है, और फीमेल के अंदर पाया जाता है ज्यादा मेल के बजाय, है ना। देन इसके बाद में हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोडोर्मल जो सबसे शुरुआती प्री मॉनिटरिंग फेज होता है उसके अंदर आपको फटीग देखने को मिल सकता है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है कि पेशेंट बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है, या फिर यूफोरिया कंडीशन, यूफोरिया मतलब एकदम एक्साइटमेंट, ओ उसका उससे ज्यादा खुश तो इस दुनिया में कोई नहीं, दैट इज यूफोरिक कंडीशन। देन इसके बाद में मस्कुलर स्टिफनेस होती है उसको, कि उसकी जो मसल्स वगैरह होती है वो एकदम स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं थोड़ा बहुत भी हिला नहीं और उधर से मेरी जो है हेडेक वापस से चालू हो जाएगा, मैं सर दुखने लग जाएगा। इस घबराहट के अंदर वो जो है वो मसल स्टिफ हो जाती है। डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कुछ भी हो सकता है, बोवेल डिसेबिलिटी, बोवेल मूवमेंट जो है वो नहीं रहते हैं, क्या कहते हैं, बोवेल मूवमेंट जो होते हैं उसके वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। देन इरेटेबिलिटी की कंडीशन हो सकती है। दूसरा आता है फेज हमारा ओरा फेज। इसके अंदर क्या होता है, द अपीयरेंस ऑफ द ट्रांजिएंट फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बिफोर स्टार्टिंग द हेडेक, इट में मार्क द ऑनसेट ऑफ माइग्रेन इज नोन एज ओरा। यानी कि एक ऐसा फोकल न्यूरोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है कि उस समय फिर हेडेक चालू हो जाने से पहले के कुछ सिम्टम्स हमारे को देखने चालू हो जाते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ हेडेक। हेडेक से पहले थोड़ा बहुत लगता है कि बस आज तो सर दुखेगा, आज तो मैं थोड़ा ऐसा डल डल हूँ, तो उस कंडीशन को हम ओरा फेज में कंसिडर करते हैं। और इस फेज के अंदर हमारे को जो फीचर्स दिखते हैं वो होता है कि विजुअल फील्ड्स जो है उसके वेरियस शेप दिखने को मिलते हैं और ब्राइट स्पॉट्स हमारे में प्रेजेंट आते हैं। यानी उसको है ना एकदम से ऐसा धुंधला धुंधला दिखता है, सब ऐसे हिलता ढुलता दिखता है, इवन दो उसको जो है ना ऐसा लगता है जैसे कि सामने अगर मेरे कोई एक बॉक्स खड़ा है, बॉक्स जैसा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो अब वो बॉक्स वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उस जगह उसको वो गोलाकार उसको दिखने को लग जाएगा, मतलब उसके शेप डगमगा जाएंगे। उसके विजन लॉस हो सकता है। इसके अलावा पिन प्रिंकलिंग सेंसेशन आर्म्स और लेग्स के अंदर, आर्म और जो लेग्स होते हैं उसके अंदर उनको पिन सेंसेशन जैसे कोई सुइयां चुभो रहा है। देन इसके अलावा स्पीच प्रॉब्लम्स जो होती है वो भी अराइज हो जाती है।
देन इसके बाद में आ जाती है हमारे पेन फेज आती है। पेन फेज जो होती है वो क्या होती है हमारी, यूनिलेटरल हेडेक हो सकता है, मॉडरेट टू सीवियर। इवन इसके बाद में बायलेटरल जो हो सकता है किसी किसी कंडीशन के अंदर, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लर विजन देखने को मिलता ही है। पल्सेटिंग क्वालिटी में पेन देखने को मिलता है, ये चीज ध्यान रखना। कौन सी क्वालिटी में? पल्सेटिव मैनर में। है ना, पल्सेटिव मैनर क्या होता है, रेयर है कि उसको आते हैं पेन के दौरे। देन इसके अलावा लाइट की सेंसिटिविटी, स्मेल और साउंड की जो सेंसिटिविटी है वो देखने को मिलती है वहां पे, कि वो उससे लाइट आती तो ऐसे हो जाता है, स्मेल आती तो ट्रिगर हो जाता है, किसी प्रकार से कोई चीज सुनाते तो उसे कान बंद कर लेता है, क्योंकि वो उस समय उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इतना तगड़ा है, हिला हुआ होता है। देन लाइट और हेडेडनेस हो सकती है। लाइट हेडेडनेस यानी कि उसका सर ऐसा लगेगा कि बस हाथ तो खत्म है, कंफ्यूजन हुआ, फटीग हुआ, ये चीजें भी उसके अंदर देखने को मिलती है। लास्ट में जो पोस्ट ड्रोम जो फेज होती है, डर्मल जो फेज होती है, डोर्मल जो फेज होती है, उसमें होता है फटीग हो सकता है, डिप्रेशन, मेलेज, इम्पेयर्ड थिंकिंग, और कुछ पेशेंट के अंदर जो है यूफोरिक कंडीशन भी देखने को मिलती है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोसिस होता है? हेल्थ हिस्ट्री हुआ, क्लाइंट फीचर्स हुआ, क्लाइंट के जो क्लिनिकल फीचर्स हुए वो हुआ, ब्लड एग्जामिनेशन, हार्मोनल एनालिसिस होती है, वो ब्लड एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, लंबर पंचर और एमआरआई वगैरह से आप डायग्नोस कर सकते हो। देन इसमें आ जाती है हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो क्या होती है हमारी, सबसे पहले बात करते हैं अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर जो है उनको अवॉइड करना है। किसी स्मेल से सर दुख रहा है तो उसको दूर रखो, साउंड से दूर रखा साउंड से हो रहा है तो आप साउंड के पास मत जाइए, जो चीजें हैं उनको हमको अवॉइड करना है। इसके अलावा हमारे एनालिसिस ऑफ ड्रग, नॉन एनएसएआईडी ड्रग जैसे एस्पिरिन हुआ, एसिटामिनोफेन हुआ, आइब्यूप्रोफीन हुआ, डाइक्लोफिनेक सोडियम हुआ, एंडोमेथिसिन हुआ, ये सारे मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे को परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा प्रिप्टेंस हुई, जैसे कि सुमाट्रिप्टेन वगैरह हो गई। इसके बाद में एग्रेटोमाइन और हाइड्रो एग्रेटोमाइन जो है वो आपको एर्गेटोमाइन देनी है। इसके अलावा एंटीनोजियंस देनी है, जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड हुआ, प्रोक्लोप्रोमाइड, पैराजिन हुआ, ये आपको प्रोवाइड करवानी है। इसके अलावा रिकरेंट माइग्रेन जो होता है उसके अटैक से आपको बचना है। ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ से जो है उससे आपको प्रोफाइलेटिक ड्रग्स जैसे कि बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स हुई, जैसे प्रोपेनल लोल हुआ, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हुई जैसे एमिट्रिप्टिलिन हुई, ये सारी ड्रग्स से आपको प्रोवाइड करवानी है उसको। हाँ, ये ड्रग्स आपको प्रोवाइड करानी है। देन क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। सारे नर्सिंग मैनेजमेंट में जैसे सिट्रस फूड हुई, चीज हुआ, चॉकलेट्स हुआ, ऐसे आइटम्स जो है आपको पेशेंट को कहना है कि अवॉइड करो, क्योंकि ये पेन को बढ़ाने के अंदर काम में आती है। इसके अलावा दूसरी जो चीज है, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करनी होती है। वेल बैलेंस आपको डाइट देनी होती है। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल जो है आपको डाइट का देना आता है। हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो होती है वो हेडेक कोज कर सकती है, तो उस समय आपको उसको बचाना होता है। इसके साथ साथ में हमारे को उसको ना एक्सट्रीम फटीग जो है उससे बचाना होता है। इसके लिए हम उसको कहते हैं एडिक्वेट स्लीप लो। इसके अलावा नॉन इरिटेटिंग एनवायरनमेंट जो होता है पेशेंट को वो प्रोवाइड करवाना होता है। इसके अलावा एडवाइस द पेशेंट टू अवॉइड द ट्रिगर। इसके अलावा पेशेंट को कहना है कि आप जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं उनको अवॉइड करो। फ्लैशेस ऑफ द लाइट्स, अनयूजुअल स्मेल, लाइट्स और अनयूजुअल जो स्मेल्स होती हैं उनसे आप बचिए। इसके अलावा रीअश्योर द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेंबर्स एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। उसके जो पेशेंट है और फैमिली मेंबर्स है उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराने से हमें करवाना चाहिए। चौथी डिजीज आती है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है? एपिलेप्सी इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एबनॉर्मल फीचर्स ऑफ द पेशेंट ड्यू टू एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी। एबनॉर्मल न्यूरल फीचर्स होते हैं एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी के कारण। क्या क्या हो सकता है? रिकरेंट ऑफ सीजर्स, ध्यान रखना सीजर सिम्टम है, एपिलेप्सी डिजीज है ना, ये चीज ध्यान रखना। दिख रहा है ना?
क्योंकि आधे लोग ये जानते कि एपिलेप्सी का मतलब है सीजर्स, तो वो नहीं होता है ना। सीजर्स आर सिम्टम्स while epilepsy is disease. देन इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे क्या जाता है चेंजेस इन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी और जो बिहेवियर है उसके अंदर चेंजेस होते हैं। इसके अलावा सेंसेशन जो है वो अल्टर्ड हो जाते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है पेशेंट के अंदर, है ना। देन इसके बाद में आ जाती है सीजर्स के बारे में हम बात करते हैं। एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन इन विच द अल्टरेशन ऑफ वेरियस सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, मेंटल स्टेटस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के एबनॉर्मलिटीज के कारण लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेट, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है पेशेंट का अल्टर्ड हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे को क्या देखने को मिलती है, वो सीजर्स की कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें दौरे पड़ते हैं पेशेंट को। क्या क्या कोज हो सकते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, किसी को पहले एपिलेप्सी के आते थे, मिर्गी के दौरे जिसको कहते हैं, है ना, वो होते हैं, तो उसको हो सकता है ब्रेन ट्यूमर के कारण, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक वगैरह जो होती है उसकी वजह से हो सकता है, मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस की वजह से, सेरेब्रल मलेरिया हुआ, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ब्रेन इंजरी, अल्जाइमर डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सेरेब्रल हेमेटोमा और एप्सिस के कारण ये चीजें हो सकती हैं। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो आती है सेरेब्रल हाइपोक्सीमिया के कारण हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया के कारण, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, लीवर फेलियर, रीनल फेलियर, कंजेनाइटल ब्रेन जो डिफेक्ट्स होती हैं उनके कारण, बर्थ इंजरीज, एड्स, लीड पॉइजनिंग, ओवरडोज ऑफ साइकोटिक ड्रग्स, साइकोएक्टिव ड्रग्स और अल्कोहल के ओवरडोज के कारण से भी ये चीजें हो सकती है ना। देन इसके बाद में हम बात करते हैं सीजर्स का क्लासिफिकेशन। हमने इसको कितने तरीके से डिवाइड कर रखा है, 3 तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है कि फोकल क्या होता है, दूसरा होता है जनरल क्या होता है, तीसरा होता है अनलोन क्या होता है। सबसे पहले हम जो छोटा सा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अनलोन के अंदर जो एपिलेप्टिक स्पाज्म होता है और इसके अलावा हमारे को कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है, अनलोन होती है वो। सबसे पहले हम बात करें सीजर्स एक्टिविटी स्टार्टेड इन वन एरिया ऑफ ब्रेन। ब्रेन के किसी एक एरिया से सीजर्स की एक्टिविटी होती है। अब वो हो सकती है फोकल, हो सकती है किस प्रकार से हो सकती है, रिटेंड अवेयरनेस जैसे सेंसरी, मोटर, ऑटोनोमिक और साइकिक जो उसके अवेयरनेस है वो जो होती है वो क्या हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है। उसके बाद में उसका जो है कॉग्निटिव हो जाता है, वो डिसकॉग्निटिव हो जाता है, उसका बिहेवियर जो है वो, अवेयरनेस जो है वो अल्टर्ड हो जाती है। एविक टू द बायलेटरल कन्वर्जेंस आते हैं जिसके अंदर हमारे टोनिक क्लोनिक मायोक्लोनिक ये सारे आते हैं। देखो क्या क्या आ सकते हैं, सबसे पहले आ सकता है एब्सेंस में एटिपिकल एब्सेंस हो सकता है, मायोक्लोनिक एब्सेंस, आईलिड मायोक्लोनिया हो सकता है। ठीक है, ये यानी कि उसकी जो मसल्स वगैरह होती है वो एकदम सिकुड़ जाती है, आईज की आईलिड की जो होती है वो मसल्स एकदम से सिकुड़ जाती है और यूं यूं हो जाती है। और इसके अलावा मायोक्लोनिक होता है। इसके अलावा हमारा जो एटिपिकल यानी कि उसको पर्टिकुलर एक जगह से स्प्रेड होने को जिसको हम कहते हैं ना वो। देन आता है टोनिक क्लोनिक जो कि पीडियाट्रिक पेशेंट के अंदर मोर कॉमन होता है, मोर कॉमन इन पीडियाट्रिक पेशेंट। ठीक है, देन इसके अलावा मायोक्लोनिक होता है जिसके अंदर आ जाता है हमारे मायोक्लोनिक एटोनिक और मायोक्लोनिक टॉनिक, है ना। देन तीसरे नंबर पर क्लोनिक हुआ, टॉनिक हुआ, एटोनिक हुआ। ये सारे इसके हमारे को जो है जनरलाइज सीजर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये जनरलाइज सीजर्स के पार्ट है, ये हमारे फोकल वाले पार्ट हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो एल एल क्या कहते हैं अदर कॉजेस में एपिलेप्टिक का स्पाज्म हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, दोनों जो ब्रेन के हेमिस्फीयर है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर, और जर्किंग मूवमेंट्स आर सीन हियर, है ना। ये किसके अंदर, हमारे इसके अंदर, ध्यान रखना जनरलाइज मूवमेंट के अंदर। इसको आप फ्लो चार्ट को बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, पोस्ट कर लेना।
नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्या है हमारे क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या देखने को मिलते हैं हमारे को। सीजर्स हुआ जिसके अंदर आ जाता है लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बॉवल कंट्रोल, इम्पेयर्ड मेंटल स्टेटस, बॉडी स्टिफनेस, डायलेटेड द फिक्स्ड प्यूपिल हो जाती है, डायलेटेड हो जाती है, ये चीज हमारे को देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज असेस करने के लिए भी पूछते हैं कि बताओ कि ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप पता कर सकते हो पेशेंट का एपिलेप्सी वगैरह, या फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का सबसे अच्छा लैंडमार्क कौन सा है, तो डायलेटेड और फिक्स प्यूपिल आप देखने को मिलती है, एकदम से यूं डायलेट हो जाती है और फिक्स हो जाती है। देन इसके अलावा हमारी आंखें से उनके तो एकदम उसकी आंखें तो ऐसी की ऐसी रह गई, तो वो डायलेटेड प्यूपिल्स के कारण होती है और वो फिर फिक्स हो जाती है। टंग बाइट हो सकती है, टंग बाइट तो हो ही सकती है इस समय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, पेशेंट इंजरी, गिरने के कारण इंजरी हो सकती है उसको, जो है ओरा में प्रेजेंट बिफोर सीजर, सीजर से पहले ओरा आ सकता है उसको। इसके अलावा पेशेंट में भी कंफ्यूज एंड डिसोरिएंटेड, पेशेंट जो है कंफ्यूज और डिसोरिएंटेड रहता है। इसके अलावा उसका जो बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंजेस है वो होती है। इसके अलावा मेंटल स्टेटस है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, क्या क्या डायग्नोसिस हो जाते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, ब्लड एग्जामिनेशन जिसके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल, टीएलसी डीएलसी, ब्लड ग्लूकोज लेवल, एस्टिमेशन ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको हम सीटी स्कैन कहते हैं, पोजीशन इमेजिंग टोमोग्राफी हुआ, इसके अलावा एमआरआई जो हुआ, इनसे हम उसको डायग्नोस करते हैं। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट, क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, तो मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है फेनिटोइन, फेनोबार्बिटोन, सोडियम वेलप्रोराइड, कार्बामेजेपिन, डायज़ेपिन, डायज़ेपम और क्लोनिज़ेपम जो है एंटी कन्वल्शन ड्रग्स हम उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा एयरवे और ब्रीदिंग हम उसका मेंटेन करते हैं। इसके अलावा सीजर्स वगैरह जो होती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम द बीइंग इंजर्ड ड्यूरिंग सीजर्स, और सीजर्स से बचाने के लिए हम पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई गिर विर ना जाए, उसको हम मेंटेन करते हैं इंजरी को। इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है सीजर्स के अंदर, तो क्या क्या करना होता है, पेशेंट को एयरवे पैटर्न जो है वो मेंटेन करना होता है, पेटेंट एयरवे करना होता है, नॉर्मल जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको मेंटेन करना होता है, काम को कंफर्टेबल प्रोवाइड करानी होती है एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अलावा हमारे को उसको जो है सफोकेटेड एरिया से भी बचाना होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना होता है, साथ में हमारे को उसको कपड़े जो है वो लूज कपड़े पहनाने होते हैं। इसके साथ साथ में जो है उसको, ताकि सफोकेट नहीं हो, वो उसको इरिटेट नहीं हो, अंदर से सुकड़ा सुकड़ा नहीं रहे। इसके अलावा सक्शन जो है अगर वो जरूरत है तो उसको करना पड़ता है ताकि एयरवे को क्लीन कर सके। इसके अलावा उसको जो एक्सट्रीमिटीज वगैरह जो होती है वो सपोर्ट करवानी होती है, प्रोवाइड द एडिक्वेट सपोर्ट टू द एक्सट्रीमिटीज ड्यूरिंग सीजर्स, सीजर्स के दौरान जो है एक्सट्रीमिटीज के यहाँ पे हमारे को परफॉर्म करना होता है सीजर्स को। इसके अलावा शार्प ऑब्जेक्ट जो होते हैं पेशेंट के पास से हटाने होते हैं। इसके अलावा रिस्ट्रेन जो है उसको अवॉइड करना होता है। माउथ गेज जो होता है वो लगाना होता है ताकि टंग बाइट से प्रिवेंट हो सके, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सीजर्स के उसको क्लोजली हमें मॉनिटर करना होता है। देन इसके बाद में इसके जनरलाइज्ड नर्सिंग केयर होती है वो करनी होती है, जिसमें डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन, पेशेंट को अलोन नहीं छोड़ना होता है, एंड कीप हिम इन क्लोज ऑब्जर्वेशन, और उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना होता है। इसके अलावा आ जाता है कीप द साइड रेल्स ऑफ द बेड अप टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग, पेशेंट को गिरने से बचाना होता है। साइड रेल्स वगैरह जो होती है उसको हमारे को क्या करना है, ऊपर कर देना होता है। देन इसके अलावा इफ द ओरा इज प्रेजेंट, अगर ओरा जो है वो प्रेजेंट होता है, ओरा जो फेज है अगर वो प्रेजेंट होता है, तो उस समय पेशेंट को कहना है आप तो बैठ जाओ या फिर लेट जाओ, और उसको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना होता है। इसके अलावा पेशेंट एयरवे और नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है उसको आपको मेंटेन करना होता है। इसके साथ साथ में उसको आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवानी होती है। इसके साथ साथ में सीजर्स वगैरह आते हैं तो उसको कंफ्यूज और ओरिएंटेड कंडीशन के अंदर क्या करना होता है, सराउंडेड ओरिएंटेशन वाली कंडीशन में रखना होता है। इसके अलावा उसको क्लोथ और लिनन जो है उसको आपको चेंज करने होते हैं अगर वो गीले हो जाते हैं तो। इसके अलावा अगर पेशेंट जो है उसको आपको एडवाइस करना है कि भाई अल्कोहल मत पियो, स्मोकिंग मत करो, ड्राइविंग करते डाइविंग जो हुई, स्विमिंग हुई, ड्राइविंग हुई, हॉर्स राइडिंग हुई, ऐसी एक्टिविटीज जो है आप अवॉइड करो, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आपको इन केस अगर सीजर्स आ गए तो फिर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है और भारी आपको नुकसान हो सकता है, मौत भी हो सकती है। इसके अलावा स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है।
सीजर चलते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, और वो पेशेंट जो है वो रिकवर ही नहीं हो पा रहा है सीजर्स के बिटवीन। उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। देन इमरजेंसी केयर करते हैं हम। इमरजेंसी केयर में आ जाती है ट्रेकोब्रोंकियल सक्शनिंग टू क्लियर द एयरवे। एयरवे को क्लियर करने के लिए ट्रेकोब्रोंकियल सक्शनिंग करते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्टर द फॉलोइंग एंटी कन्वर्जिव ड्रग्स। एंटी कन्वर्जिव ड्रग्स जैसे डायजेपम, लोराजिपम, फेनेटोइन, फेनोबार्बिटोल जो होती हैं, ऐसी ड्रग्स हमारे को देनी होती है। इसके अलावा साइडलाइन पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए साइडलाइन पोजीशन दो। मेंटेन वेंटिलेटरी सपोर्ट। वेंटिलेटरी जो सपोर्ट है आपको वो प्रोवाइड करवाना है पेशेंट को। इसके अलावा प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम बीइंग इंजर्ड ड्यूरिंग सीजर। सीजर से इंजर्ड होने के कारण, सीजर की वजह से इंजर्ड होने के कारण प्रोटेक्ट करना है। ये वो की वही चीज आ रही है। साइड रेल अप करनी है, माउथ गेज देना है टंग बाइट से बचाने के लिए, जो लिम्स को सपोर्ट करवाना है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक मैनिटोल जैसे उसको आपको प्रोवाइड करानी है। देन इसके बाद में आ जाती है छठी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होती है, स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक। सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक इज, ये इज है ना, is a damage, and there is a alteration in the normal cerebral neurological disorder in which the brain tissue are function due to interruption of cerebral blood flow। cerebral जो blood flow होता है उसके अंदर interruption हो जाता है, जिसमें brain tissues जो होती हैं वो उसके थोड़े altered हो जाते हैं और उसके functions जो है उसके अंदर altered हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कोजेज हम देख लेते हैं क्या क्या कोजेज इसके अंदर हो सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। थ्रोम्बोसिस जो और एम्बोलिज्म जो होती हैं उसके वजह से हो सकता है ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द ब्रेन, ब्रेन को सप्लाई करने के लिए। द मेन कोज ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, क्या क्या हो सकता है सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के जो मेन कोज होते हैं वो इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ, स्पाज्म इन सेरेब्रल आर्टरीज हुई, रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म हुआ। इसके अलावा कंप्रेशन ऑफ सेरेब्रल वेसल, सेरेब्रल जो वेसल्स होती है वो कंप्रेशन हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। इसके अलावा अर्थराइटिस जो है वो कोज हो सकता है। इसके बाद में इसमें रिस्क फैक्टर्स देख लो, स्मोकिंग के कारण हो सकता है, अल्कोहल के यूज के ज्यादा यूज के कारण हो सकता है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डायबिटीज मेलाइटस, और हार्ट डिजीज जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुआ। इसके अलावा यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के कारण से, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण से, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण से ये चीजें हो सकती हैं। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे क्लिनिकल फीचर्स हुए। क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो कॉमन क्लिनिकल फीचर्स आते हैं जिसमें हेडेक हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, कंफ्यूजन, न्यूट्रल रिजिडिटी। द मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूट्रल रिजिडिटी का मतलब क्या हो जाता है, उसकी गर्दन ऐसी की ऐसी, सीधी की सीधी रह जाती है, ना इधर देख पाता है ना इधर देख पाता है। तो इसको हम नेचुरल नक्कल भी कहते हैं, नेचुरल ज्यादा अच्छा लगता है मुझे बोलना। तो नेचुरल रिजिडिटी होती है। इसके अलावा स्लो और बाउंडिंग पल्स देखने को मिलती है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, काइन स्टोक का रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हमारे को पल्स किस प्रकार से दिखेगी, स्लो और बाउंडिंग, और काइन स्टोक जो रेस्पिरेशन होता है हमारे को वैसा देखने को मिलता है। इसके अलावा डिजीनेस वगैरह उसको कोज हो सकती है। देन इसके बाद में आ जाती है स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या आ सकते हैं स्पेसिफिक में। सबसे पहले आता है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब क्या हो जाता है, एक प्रकार की एक साइड की जो बॉडी होती है वो पैरालिसिस में चली जाती है। हेमीपैरेसिस का मतलब क्या होता है, एक साइड की बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। हेमी का मतलब होता है वन साइड, है ना, हेमी का मतलब क्या होता है, वन, हाफ या फिर वन। ठीक है, देन इसके बाद में हेमीपैरेस्थीसिया, जिसके अंदर एक साइड के बॉडी के अंदर हमारे को नमनेस हो जाती है, नमनेस देखने को मिलती है, सुन हो जाती है बॉडी। देन डिस्फेजिया की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है, लेवल जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो अनकंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अनकॉन्शियस हो सकता है। इसके अलावा एटिक्सिया की कंडीशन, इसके अलावा हेमी सेंसरी डिस्टरबेंस हो सकता है, हेमी सेंसरी डिस्टरबेंस हो सकता है। इसके अलावा डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो सकता है जिसको हम एटिक्सिया कहते हैं। इसके अलावा एप्रेक्सिया जैसी कंडीशन होती है, अनेबल टू परफॉर्म द पर्पसफुल मूवमेंट। अनेबल टू परफॉर्म पर्पसफुल जो मूवमेंट होते हैं पेशेंट वो ही परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके अलावा डिसरेथ्रिया होता है जिसके अंदर वो अर्थरिया होता है जिसके अंदर वो बोलने में डिफिकल्टी होती है। इसको अलावा इसके अलावा लेक ऑफ कंट्रोल ब्लैडर एंड बोवेल।
ब्लैडर और बॉवल जो है उसका मूवमेंट जो है वो कंट्रोल जो है वो लेक हो जाता है। इसके अलावा इनसेंसिटिविटी टू द हीट एंड टेम्परेचर, हीट और जो टेम्परेचर होती है और कोल्ड वगैरह जो होती है उससे वो इनसेंसिटिव होता है। इग्नोशिया की कंडीशन होती है जिसमें इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। देन इसके बाद में आ जाती है डायग्नोसिस, क्या क्या करवाने होते हैं। डायग्नोसिस में आ जाता है हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। देन इसके बाद में आती है हमारे ब्लड एग्जामिनेशन जिसमें टीएलसी, डीएलसी, ईएसआर की कंडीशन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम प्रोटीन, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी चीजें हमारे को करनी है। इसके अलावा जो सीटी स्कैन हुआ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम एमआरआई कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी हुआ, सेरेब्रल एंजियोग्राफी हुआ, ये सही चीजें हमारे को करनी होती है। देन इसके बाद में आ जाती है मेडिकल मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है मेंटेन पेटेंट एयरवे, मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। इसके अलावा एंटीकोएगुलेंट्स होती है जैसे हेपेरिन, वारफिन हुआ, ये सब करानी होती है। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में आ जाती है हमारे टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, टू डिक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड रिड्यूस द एडिमा, एडिमा को रिड्यूस करना और इंट्राक्रेनियल प्रेशर से हमारे को पेशेंट को बचाना होता है, जिसमें मेनिटोल देते हैं। एंटीप्लेटलेट एग्रीगेशंस की जो ड्रग्स होती है जिसको हमारे को थ्रोम्बस के फॉर्मेशन से रिड्यूस करती है उसके रिस्क को, जिसमें एस्पिरेशन हुआ, टाइक्लोपाइडिन, हाइड्रोक्लोराइड्स हुई, एफसी एफजी मैब हुई, एफसी मैब हुई, ये ड्रग्स हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। वेसोडाइलेटर्स प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें हमारे को सोडियम नाइट्रोफिसाइड्स हो गई। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव जिसमें निफेडिपिन, एम्लोडिपाइन हो गई। इसके अलावा हम उसको थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन जो कि लाइसिस कर देता है थ्रोम्बस अगर फॉर्म हो गया तो, जिसमें एल्टेप्लेज हुआ और रेटेप्लेज हुआ, वो हो गई। एंटी कन्वर्जन ड्रग्स होती है जो कि सीजर से प्रिवेंट करती है, जैसे फेनेटोइन हो गई, फेनोबार्बिटोन हुई, कार्बामेजेपिन हुई। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जो है वो आपको देनी है जो इन्फेक्शन से हमारे को बचाएगी। इसके अलावा हमारी हेड इंजरी आ जाती है। 7 डिजीज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एमिशन न्यूरोलॉजिकल, जिसके अंदर क्या हो जाता है, स्कल और ब्रेन में किसी प्रकार से ट्रोमा हो जाता है। ट्रोमेटिक सीरियस ब्रेन इंजरी के कारण ये चीजें हो सकती है। इसमें न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डैमेज हो जाते हैं। एक्सेसिव डैमेज के कारण न्यूरोलॉजिकल फंक्शन डैमेज हो जाते हैं। सीवियर कंडीशन होती जाती है तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, डेथ में भी उसकी हो सकती है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ हेड इंजरी, किस किस प्रकार से जो हेड इंजरी के क्या क्या टाइप होते हैं। क्लोज हेड इंजरी जो इसके अंदर आ जाती है, इन दिस देयर इज नो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्कल, स्कल के अंदर किसी प्रकार से कोई जो है ब्रेक नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई मतलब वो लगी है लेकिन उसके अंदर स्कल जो है उसका टूटा नहीं है ना। और ओपन इंजरी के अंदर क्या हो जाती है, वो ब्रेक यानी कि उसकी खोपड़ी फूट जाती है। खोपड़ी फोड़ साले की सॉरी, वो एक डायलॉग है ना, मीम हम देखते हैं तो उसमें वो खोपड़ी सच में उसकी फूल जाती है, यानी स्कल जो है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। और ट्रोमा जो है वो सुपरफिशियल और डीप भी हो सकता है, यानी कि सुपरफिशियल तरीके से भी और डीप भी खुल सकता है। देन इसके अलावा कोजेस आ जाते हैं जिसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ, इसके अलावा फॉलिंग और स्लीपिंग हुआ, फिजिकल असॉल्ट हुआ, स्पोर्ट रिलेटेड एक्सीडेंट्स वगैरह हुए, ये सारे इसके अंदर कोजेस इसके आते हैं। देन इसके बाद में आती है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी जो होती है वो क्या होती है, हमारी ब्रेन इंजरी के अंदर आ जाती है any injury to the brain which cause the impairment in the neurological function is known as brain injury। ब्रेन इंजरी जो होती है वो क्या हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाता है फंक्शंस का, उसको हम ब्रेन इंजरी कहते हैं। देन इसके अलावा टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी आ जाती है। हमारे टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी के अंदर क्या हो जाता है, हमारे सेरेब्रल कंजेशन होता है। सेरेब्रल कंजेशन के अंदर क्या हो जाता है, सबसे पहले कि इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना, कंजेशन, कॉन्फ्यूजन और हेमेटोमा फॉर्मेशन, ये तीनों चीजें अलग अलग है और ये तीनों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेंशन की। कंसेंशन क्या होता है हमारे, कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन के अंदर आ जाता है हमारे टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होता है, ये चीज हमारे को पता चल गई। दूसरा है किसी प्रकार से किसी ब्रेकडाउन नहीं होता है कंटिन्यूटी ऑफ स्केल का। और स्ट्रक्चरल जो इंजरी है आपको वो एमआरआई सीटी स्कैन में देखने को नहीं मिलती। हर एक चीज का फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट जो पार्ट होता है, प्रोडर्मल, प्री, प्रो,
जो आप कह लो, ये सब जो होता है वो उसके अंदर ज्यादा सीवियर नहीं होती, धीरे धीरे सीवियरिटी में जाती। तो उस हिसाब से आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपके स्टेजेस के नाम आते तो, कि इसमें कुछ चीज नहीं होगी, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, लास्ट स्टेज में सब कुछ सीवियर हो जाता है ना। सेरेब्रल कंट्यूजन आता है जिसमें ब्रूजिंग और स्वेलिंग ऑफ ब्रेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अंदर स्वेलिंग भी आ जाती है और ब्रूजिंग भी हो जाता है पेशेंट में। हिमेटोमा का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ द ब्लड आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बाहर भी जो है हमारे को ब्लड का कलेक्शन देखने को मिलता है। टेम्परेरी और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कर देता है ये। देन इसके बाद में आ जाती है इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ, जिसके अंदर क्रेनियल कैविटीज होती है, उसके अंदर ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा डिफ्यूजन जो एक्सोनल इंजरी होती है, वो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में, जिसमें मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ इंजरी जो होती है विच कोज परमानेंट ब्रेन डैमेज, जो कि क्या करता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज कोज करता है। डेथ में अकर, इसके अंदर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। और इन दिस टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी देयर इज नो ब्लीडिंग बट द ब्रेन सेल आर डैमेज। इसके अंदर क्या होता है, किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं होती और ब्रेन सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर क्या हो जाता है, हेडेक, डिजीनेस, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एजिटेशन, इरेटेबिलिटी, लाइट हेडेडनेस, सीजर्स, डायग्नोसिस, विजुअल डिस्टरबेंस, इनसेंसिटिविटी टू हीट, कोल्ड, पेन और प्रेशर, ये सारे हमारे को उसके पेशेंट के अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। देन इसके अलावा पर्सनालिटी चेंजेस देखने को मिलती है, प्यूपिलरी चेंजेस अल्टर्ड होने को मिलते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, हेमिप्लेजिया, हेमिपेरेसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सम अदर प्रॉब्लम जैसे अराइज हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ इंजरी, इंजरी की जितनी डिग्री है उसके आधार पर सीवियरिटी हो सकती है। इसके अलावा डायग्नोसिस करा सकते हैं जिसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेशेंट, जिसमें ग्लास्कोकोमा स्केल, स्कल एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सेरेब्रल एंजियोग्राफी, ब्लड रूटीन एग्जामिनेशन, ये सारे हम जो है पेशेंट में परफॉर्म करवा सकते हैं। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जो होती है वो क्या होती है, इसके अंदर हमारे द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट विद द हेड इंजरी इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड सीवियरिटी। टाइप और सीवियरिटी के आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा इन केस ऑफ माइनर हेड इंजरी के कंडीशन के अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो होता है वो नॉर्मल होता है। एनाल्जेसिक ड्रग्स होती है जैसे एसिटामिनोफेन होती है, आर गिवन फॉर द पेन मैनेजमेंट के लिए दी जाती है। इफ देयर इज एन ओपन कट ऑन द स्कल, स्कल में किसी प्रकार का ओपन कट होता है तो सूचरिंग कर दो और ड्रेसिंग कर दो, है ना। देन इसके बाद में आ जाती है नेक्स्ट हमारी क्या आ जाती है, इन केस ऑफ द ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी के कंडीशन के अंदर क्या क्या हमारे को देखने को मिल सकती है, तो क्या क्या आपको जो है ट्रीटमेंट देनी होती है। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करना होता है। इसके अलावा फेनिटोन, फेनोबार्बिटोन जो होती है उसको जो एंटी कन्वल्जन ड्रग्स है उससे सीजर से प्रिवेंट करनी होती है। एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होती है जो कि मेंटेन करना होता है नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मैनेंटोल देके। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक जो होती है वो देनी होती है जो कि हमारे को सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाती है। इसके अलावा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट देते हैं जिसके अंदर क्या रिड्यूस करता है स्ट्रेस, अल्सर रिड्यूस करने के चांसेस होते हैं जैसे रेनिटिडीन हुआ। इसके अलावा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है इसको मेंटेन करना होता है। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जैसे कि डिसॉल्व द क्लॉट इन द केस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है उसको हमारे को बचाने के लिए जो सही थ्रोम्बोलाइटिक जो होती है वो देनी होती है, को बचाना होता है। इसके अलावा सॉरी, पेशेंट की जो एयरवे पेटेंसी है उसको असेस करना है, ब्रीदिंग पैटर्न, कॉग्निटिव फंक्शंस, उसके सेंसिटिविटी टू हीट, कोल्ड, पेन और प्रेशर, इन सबको मेंटेन करना है। ग्लास्कोकोमा एग्जामिनेशन करना है। प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड फंक्शन जैसे हेमीप्लेजिया, हेमीपेरासिस हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंस हो गया, एग्नोसिया हो गया, एडेक्सिया हो गया, काम कंफर्टेबल वेन वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड करवाना होता है। इसके अलावा एडमिनिस्टर्ड आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होती है वो प्रोवाइड करानी होती है। इसके अलावा इन केस ऑफ ओपन इंजरी के कंडीशन के अंदर आपको ड्रेसिंग करनी है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है। आपको जो है अवॉइड करना है फॉलोइंग एक्टिविटीज जैसे एक्सट्रीम रोटेशन, हिप्स और नेक्स का फ्लेक्शन और नेक का जो है एक्सट्रीम रोटेशन आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेट करना है 5 आवर का रूल लगा के ड्रग्स को, एंटी कन्वर्जेंट, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, एस्टामिन्स रिसेप्टर एंगोनिस्ट। इसके अलावा एंटामेटिक ड्रग जो नोजिया वोमिटिंग से प्रिवेंट करेगा, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जो आपको हमारे थ्रोम्बस फॉर्मेशन से बचाएगा। देन उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी क्या है,
इसके अलावा पेशेंट अगर अनेबल होता है टॉलरेट करने के लिए किसी भी चीज को, तब हमारे को उसको क्या करना होता है, पेशेंट जब अनेबल हो जाता है किसी चीज को सॉलिड डाइट को टॉलरेट करने के अंदर, तब अगर उसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से प्रोवाइड कराना है फूड, या फिर आप उसको लिक्विड डाइट दे सकते हो अगर ओरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो। अनकॉन्शियस पेशेंट को जो है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, पोजीशन जो है हर 2 आर के अंदर उसकी चेंज करनी है, मेटिकुलस स्किल केयर प्रोवाइड करानी है। इसके अलावा हमारे को उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस देने हैं, स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे को उसका जो बॉडी टेम्परेचर है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग देनी है, एंटीपायरेटिक जैसे पीसीएम वगैरह देनी है। इसके अलावा हमारे क्लोजली मॉनिटर द ईयर और जो नोज है उसमें से किसी प्रकार से एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, जो कि हेमरेज, ब्रेन हेमरेज का साइन होता है। इसके अलावा इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ भी हो सकता है ये, है ना, तो कि क्या हो सकता है, हमारे सीएसएफ का ड्रेनेज हो सकता है। इसके अलावा इंक्रीज नर्सिंग डायग्नोसिस में हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। नर्सिंग ट्रायल प्लान बनाओ ना किसी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, तो ये चीजें लिख सकते हो। सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन जो है अल्टर्ड हो जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न इनइफेक्टिव होती है, इंजरी के रिस्क बढ़ जाती है, इन बैलेंस न्यूट्रिशनल लेवल हो सकता है लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी के कारण, सेल्फ केयर डेफिशिएट, रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ सीजर्स एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये इनके आधार पर होते हैं। देन इसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं हम। सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है वो क्या होती है हमारी, कि क्रेनियोटोमी में भी परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजरी, इंजरी की सीवियरिटी के कारण जो है क्रेनियोटोमी जो है की जाती है, और क्लिनिकल फीचर्स के आधार पर कि बहुत ही जरूरी है तो क्रेनियोटोमी की जाती है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारा स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड जो इंजरी होती है वो क्या होती है हमारी, इसके अंदर स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर हो जाती है हमारी, स्पाइनल कोड इंजरी इज एनी ट्रोमा टू द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और स्पाइनल नर्व में किसी प्रकार का कोई ट्रोमा हो जाता है, या वो टेम्परेरी हो सकता है, परमानेंट अल्टरेशन इन सेंसरी एंड मोटर फंक्शन, सेंसरी और मोटर फंक्शन में अल्टरेशन होता है, और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज के अंदर ये चीजें होती हैं। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे टाइप ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी। स्पाइनल कोड की जो इंजरी होती है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में बात करते हैं, दूसरी हम इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट जो स्पाइनल कोड इंजरी होती है वो क्या हो जाती है, if the sensory and the motor function below the level of injury are impaired, then this injury is known as complete spinal cord injury। यानी कि बिलो जो लेवल ऑफ मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन जो है वो बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, यानी कि ना जो क्या हो जाती है कि उसके बिलो जितनी भी क्या कहते हैं इंजरी हो जाती है, जैसे इफ ऑल द स्पाइनल सॉरी ऑल द सेंसरी एंड मोटर फंक्शन आर बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, यानी कि जो लेवल ऑफ इंजरी हुई है उसके बिलो के जितने भी सेंसरी और फंक्शन मोटर्स है वो सेंसरी और मोटार जो फंक्शन है वो इंजर्ड वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम स्पाइनल कोड इंजरी, कंप्लीट स्पाइनल कोड इंजरी कहते हैं। इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी क्या हो जाती है, इफ द सेंसरी एंड मोटार फंक्शंस आर बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, सेंसरी और जो मोटार फंक्शन होती है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी हो जाती है, देन दिस कंडीशन बट द लेवल ऑफ इंजरी आर इंटैक्ट, और लेवल ऑफ इंजरी जो है वो इंटैक्ट रहती है, तो उस कंडीशन को हम इनकम्प्लीट स्पाइनल कोड इंजरी कह सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे जो दो जो सबसे ज्यादा है फॉलिंग और स्लीपिंग जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कोर्स। इसके अलावा फिजिकल असोल्ट हो सकता है, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, स्पाइनल कोड ट्यूमर हो सकता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाईज टू द स्पाइनल कोड, आर्थराइटिस की कंडीशन, ये सारे इनके कॉजेस होते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स जो होती है वो क्या होती है हमारे, क्लिनिकल फीचर्स ड्यूरिंग द स्पाइनल कोड इंजरी डिपेंड्स ऑन इट्स लोकेशन एंड सीवियरिटी, उसके लोकेशन और सीवियरिटी के आधार पर जो है वो करते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल वर्टिब्रा जो होती है 5 से 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती है, लंबर वर्टिब्रा 1 होती है,
ड्यूरिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के दौरान जो है वो हमारी क्या हो सकती है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसरी एंड मोटर इंजरी हो सकती है, फंक्शन एंड रिफ्लेक्सेस हो सकती है बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। इसके अलावा एक्सट्रीम बैक पेन हो सकता है, नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन हुआ, डिफेक्टिव मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, ब्लड का जो ब्लेडर का जो लेवल है वो कंट्रोल नहीं रह सकता है, पैराप्लेजिया हेमीप्लेजिया की कंडीशन हो सकती है, और सेक्सुअल फंक्शन जो होती है वो चेंजेस हो सकते हैं। देन इसके बाद में आ सकते हैं डायग्नोसिस क्या होते हैं इसके। डायग्नोसिस में आ जाता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन, स्पाइनल एक्सरे, माइलियोग्राफी करी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एमआरआई कराया जा सकता है डायग्नोसिस के लिए। देन मेडिकल मैनेजमेंट में एयरवे ब्रीथिंग पैटर्न को नॉर्मल रखना होता है, शॉक से बचाना होता है, इमोबिलाइज करना होता है, नेक को कि ज्यादा फर्दर स्पाइनल कोड डैमेज ना हो इसलिए आपको गर्दन को ज्यादा नहीं हिलानी है। प्रिवेंटिव एंड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी और जो कार्डियक प्रॉब्लम होती है उसको प्रिवेंट करना होता है, और अदर कॉम्प्लिकेशन जो होती है उससे को बचाना होता है पेशेंट को। देन इसके बाद में आ जाती है मैकेनिकल वेंटिलेशन व कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो हुई, जिसके अंदर स्वेलिंग वगैरह रिड्यूस की जाती है, डेक्सामेथासोन मिथाइल प्रेडनिसोलोन हुई। इसके अलावा ट्रैक्शन का यूज करके आप स्पाइन को स्टेबल रख सकते हो। इसके अलावा स्पाइन इनटू द प्रॉपर अलाइनमेंट, और प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर जो स्पाइन को आपको रखना होता है। देन हिस्टामिनिक H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, हिस्टामिनिक जो H2 रिसेप्टर्स होती हैं वो देनी होती है, जो कि आपके गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग को बचाता है। इसके अलावा एंटीकोएगुलेंट देता है जैसे हिपेरिन हुआ। इसके अलावा यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स दे सकते हैं, लेक्सेटिव्स जो है वो हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सॉरी। देन इसके बाद में आ जाती है प्रोवाइड काम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, साथ में कौन सी पोजीशन देनी है, फॉवलर और सेमी फॉवलर पोजीशन देनी है, ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन करने के लिए स्टीम इनहेलेशन देनी है, O2 थेरेपी देनी है आपको। इसके अलावा है ना एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है, सेम चीज है। अगर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है तो ट्रेकेस्टमी करनी है, हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन रखना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो ट्रेकोब्रोंकियल सक्शनिंग परफॉर्म करनी है, चेस्ट फिजियोथेरेपी, पोस्टरल ड्रेनेज अगर जरूरी है तो वो परफॉर्म करना है। उसके बाद में आ जाती है हमारे प्रोवाइड करनी है साइडलाइन पोजीशन एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है इमोबिलाइज करनी है नेक के लिए, और इसके अलावा कीप द पेशेंट हेड इन द न्यूट्रल पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन में पेशेंट के जो हेड है उसको रखना है। इसके अलावा यूज ऑफ द स्पाइनल बैक बोर्ड ऑफ द इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन के लिए स्पाइनल बैक बोर्ड लगा दो ताकि स्पाइन ज्यादा हिले डुले ना। साइड रेल ऊपर रखनी है इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, फॉलिंग से प्रिवेंट करने के लिए। पैसिव एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसके अलावा पेशेंट को हमारे को है ना जो आई पैचेस देने प्रोटेक्ट करने के लिए आईज को अगर जरूरी है तो। उसके अलावा आपको आई की जो पोजीशन जो होती है पेशेंट की उसको चेंज करनी है हर 2 घंटे के अंदर। इनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्मिंग द लाइट एक्सरसाइज, लाइट जो एक्सरसाइज होती है उसको परफॉर्म करनी है ऑन द बेड, बेड के ऊपर, जिसके अंदर आ जाता है ही कैन टॉलरेट सच एज मूविंग द एक्सट्रीमिटीज, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नेक, नेक एक्सटेंशन और जो एक्सट्रीमिटीज है उनके इनको हमारे को मूविंग से बचाने। इसके अलावा सिटिंग पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करानी है पेशेंट ऑन द बेड, जिसमें जनरल हेल्थ स्टेटस अलाउ करता है, और इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और ये जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। इफ पॉसिबल एनकरेज द पेशेंट टू वॉक स्लोली, आपको पेशेंट को एनकरेज करना है कि आप स्लोली वॉक कीजिए। प्रोवाइड द एडिक्वेट सपोर्ट टू द अफेक्टेड बॉडी पार्ट, एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड कराना है अफेक्टेड बॉडी पार्ट के अंदर। परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी जो है आपको वो परफॉर्म करनी है। देन इसके बाद में आ जाती है इसके अंदर असिस्ट द पेशेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज डेली सच एज ब्रूजिंग, बाथिंग, वेयरिंग क्लोथ्स, ईटिंग फूड वगैरह, ये सही चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा परफॉर्म द एक्टिविटीज अफेक्टेड द आर्म्स ऑल्सो अलोंग विद द अनअफेक्टेड आर्म्स, ठीक है। इसके अंदर क्या, इनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटीज विथ अफेक्टेड आर्म्स ऑल्सो अनअफेक्टेड आर्म, अफेक्टेड और अफेक्टेड जो आराम से उससे एक्टिविटी परफॉर्म करवाने के लिए उसको कहना है, ठीक है। पैरालिसिस के कंडीशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, तो यही चीजें करते हैं कि भाई उसका जो अफेक्टेड पार्ट है उसको भी हम इंकरेज करवाते हैं मूवमेंट के लिए। देन इसके अलावा एक्टिविटीज ऑफ द पेशेंट ग्रेजुअली कैन टॉलरेट, इतनी एक्टिविटी करानी है जितनी उसको वो टॉलरेट कर सकता है। इनकरेज द पेशेंट टू वॉक स्लोली, उसको कहना है कि आपको स्लोली वॉक करना है। इसके अलावा जनरलाइज तो क्या कहते हैं
जनरल हेल्थ स्टेटस अगर आपका अलाउ करता है तो उस कंडीशन में आपको ये चीज करनी है। इसके अलावा एडमिनिस्टर्ड डायूरेटिक जैसे फ्रूसिमाइड्स दे सकते हैं एडिमा से बचाने के लिए, यूरिनरी डिटेंशन से बचाने के लिए आप क्या दे सकते हो, कैथेटराइजेशन करा सकते हो। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के अंदर काम में आती है। इसके अलावा स्टिमुलाई को रिमूव करने के अंदर काम में आ जाती है। ठीक है, स्टिमुलाई को रिमूव करना है, अगर किसी प्रकार से कोई स्टिमुलाई है ट्रिगर वगैरह है तो वो। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए फाइबर रिच डाइट देनी है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करवाना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव देनी है। ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया के कंडीशन के अंदर हमारे को क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी है वो आती है। सीवियर हेडेक हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, लो हार्ट रेट हुआ, फेस और नेक जो है फ्लश हो जाता है। इसके अलावा नेजल स्टिफनेस हुआ, नोजिया और रेस्टलेसनेस हुआ, डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल्स हुआ। इसके अलावा इफ प्रेजेंट एनी इमीडिएटली इन्फॉर्म द डॉक्टर्स, अगर किसी प्रकार से कोई चीज प्रेजेंट है तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा कैथेटराइजेशन जो है डॉक्टर ने कहा है तो आपको परफॉर्म करवाना है। देन नेक्स्ट डिजीज आती है मेनिंजाइटिस। क्या होती है, मेनिंजस जो लेयर्स होती है ब्रेन की उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट डिजीज है ये। इसके अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर प्रोटोजोअल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी वजह से ये चीजें होती हैं। इसके अलावा इसमें बैक्टीरियल में स्टीरा क्लोराई प्रोटेस, इसके अलावा ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोका, ये सब हमारे बच्चों में। और नेजेरिया मेनिंजाइटिस जो कि इसका पॉजिटिव एजेंट है, मेन पॉजिटिव एजेंट है, कॉमन कोज है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमाई हो गई। इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई है, ये इसके जो है पॉजिटिव एजेंट है। अगर वायरल में देख ले तो एंट्रोवायरस, herpes सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसोला जोस्टर वायरस और मम्स वायरस जो इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिंक क्लासेस हमारे लिए दो बेचेस लेके आया है, एएनएम और जीएनएम का। 2 साल का जी एएनएम का कोर्स है, 3 साल का जीएनएम का कोर्स है। 50,000 रुपए पर साल हमारी एएनएम की फीस है और जीएनएम की जो है 65,000 रुपए फीस है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन जिसके अंदर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम हुआ, इसके अलावा कोकाइडियोड एमिटाइटिस हुआ, इसके अलावा कैंडिडिया एल्बिकिंस जो है इसका हुआ एग्जांपल। देन इसके बाद में आ जाता है पैरासाइट्स होती है, पैरासाइट्स में आ जाता है एंजियोस्ट्रोंगिलाइस और साइकोस्टोमास जो है इसके एग्जांपल्स हो गए। पैरासाइट्स के रिस्क फैक्टर्स जो हो जाती है वो क्या हो जाता है, स्कल फ्रैक्चर हुआ, यूरिनरी यूआरआईज हो गई, इसके वजह से भी हो सकता है ये। इसके अलावा हमारी ब्रेन जो है क्या कहते हैं, ब्रेन सर्जरी की वजह से, स्पाइनल सर्जरी की वजह से, इसके अलावा ओवर क्राउडिंग की वजह से, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करने की वजह से, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर ये चीजें जो कि एचआईवी वाले पेशेंट है इसमें हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स आते हैं हमारे क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर, सीवियर हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, नेचुरल रिजिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्लासिकल सिम्टम है। इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। डिसोरिएंटेशन हुआ, कंफ्यूजन हुआ, फोटोफोबिया हुआ, पर्सनालिटी में चेंजेस, टेकिकार्डिया, ट्रैकिपनिया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाता है, मेंटल स्टेटस उसका अल्टर्ड हो जाता है, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। देन इसके बाद में आ जाता है ये दोनों साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, पॉजिटिव कर्निंग साइंस और ब्रूजिंग के साइंस हमारे को देखने को मिलते हैं। जिसके अंदर कर्निंग साइंस में क्या हो जाता है कि इन दिस द पाम अकर एट द बेक ऑफ द पेन अकर एट द बेक ऑफ द थाई, थाई के पीछे जो है हमारे को एक पेन देखने को मिलता है। व्हेन आप जब उसको लेग को एक्सटेंड करने के लिए कहते हो, थाइज जो है ऊपर एब्डोमेन के आती है तो उस समय हमारे को पेन सेंसेशन होता है। इसका जो दूसरा जो नाम है कि भाई इसको क्यों कर्निंग साइन से कहा जाता है, क्योंकि एक रशियन फिजिशियन ने ये साइन जो है डिस्क्राइब किया था जिसका नाम क्या था, लेडिमर, वी इसमें साइलेंट है, लेडिमर कर्निक्स था। देखिए दूसरा हमारा ब्रूजिंग की साइन होती है जिसमें पैसिव फ्लेक्शन ऑफ नेक कैन कॉज द फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नेक। ठीक है, जब वो ऐसे अपना गर्दन मुड़ाएगा तब उसके हिप्स और जो बैक है वो भी क्या होगी, फ्लेक्स्ड होगी। देन इसके बाद में हमारे इसके डायग्नोसिस देखते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस इसके अंदर करा सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन, कल्चरल ब्लड कल्चर, सीएसएफ एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन वगैरह डायग्नोस
इसमें हम करवा सकते हैं। देन इसके बाद में आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट आता है। मेडिकल मैनेजमेंट में आता है हमारे एंटीबायोटिक थेरेपी होती है, जिसमें आता है बेंजाइल पेनिसिलिन हुआ, सेफ्ट्रिक्सा सेफ्ट्रिक्सोन हुआ, इसके अलावा वेनकोमाइसिन हुआ, एम्पिसिलिन हुआ, क्लोरमफेनिकोल हुआ। ये सारे इसके जो एंटीबायोटिक थेरेपीज में आती है। एंटी कन्वर्जेंट के अंदर आती है फेनेटोइन हो गई, फेनोबार्बिटोल्स हो गई, इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गई, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन होती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसके अंदर हम मैनिटोल देते हैं। ये सारी चीजें जो है मेडिकल मैनेजमेंट में आती है। इसके अलावा हमारे फिर नेक्स्ट आ जाती है ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग्स होती है, इसके अंदर हम क्या क्या देते हैं मेनिंजाइटिस की कंडीशन में। तो आइसोनियाजेड हो गई, रिफामिसिन हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, पायराजोनिमेट्स हो गई, ये सारी इसके ड्रग्स होती हैं। देन इसके अलावा फंगल मेनिंजाइटिस के अंदर आपको एंटी फंगल ड्रग देनी है। सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस के अंदर एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटामेटिक ड्रग्स देनी है। इसके अलावा पेशेंट को जो है बेड रेस्ट के लिए, रेस्ट इंकरेज रेस्ट के लिए, फ्लूइड इंक्रीज होने के कारण और न्यूट्रिशनल डाइट जो है उसको इंक्रीज करने के लिए कहना है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी नेक्स्ट डिजीज जो कि है ब्रेन एप्सिस, यानी कि उसका जो बेजा सड़ जाता है। यानी कि कहते हैं ना कि दिमाग खराब है क्या, तो वो दिमाग कैसे खराब हो जाता है, उसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द ब्रेन इज नोन एज ब्रेन टिश्यूज के अंदर जो है वो हो जाता है, तो उसको हम ब्रेन एप्सिस कहते हैं। क्या क्या इसके कोजेज और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसके आता है पेनिट्रेटिंग हेड ट्रोमा। हेड ट्रोमा जो होता है वो उसके कारण कि भाई एकदम से हेड के अंदर ट्रोमा हुआ और वो खड्डा करके अंदर चला गया। देन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल सर्जरी हुई है, एचआईवी इन्फेक्शन पेशेंट है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज वाला पेशेंट है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाला पेशेंट है। स्ट्रेप्टोकाइलस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस द कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये चीज ध्यान रखना। कॉमनेस्ट जो कॉमन चीजें होती, क्लासिकल चीजें होती, याद रखना। इसके अलावा साइनोसाइटिस, मेस्टोडाइटिस हुआ, एपिड्यूरल एब्सिस हुआ, लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, एयर इन्फेक्शन, ये सारी चीजें इन्फ्लेमेशन जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। देन इसके बाद में आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर फीवर, चिल्स, हेडेक, कंफ्यूजन, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राउजीनेस, सीजर, हेमिपेरेसिस, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, इसके अलावा मेंटल चेंजेस, मेंटल स्टेटस में चेंजेस, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या हो जाता है हमारे ब्लड एग्जामिनेशन, जैसे सीबीसी हुआ, लंबर पंक्चर हुआ, सेल्फ एग्जामिनेशन वाला, ब्लड कल्चर हुआ, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, स्कल एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, ये सब हम करवाते हैं डायग्नोसिस में। देन इसके बाद में आ जाते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है हम क्या करवाते हैं इसके अंदर, हमारे एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन हुआ, एंटी फंगल ड्रग्स हुई जिसके अंदर हमारी ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स देते हैं जिसके अंदर मेनिटोल होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हुआ, एंटीपायरेटिक्स हुआ, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा ड्रेनिंग ऑफ पस हुआ, नीडल एस्पायरेशन ऑफ पस टू ड्रेन इट। ठीक है, ये सही चीज है हमारे को उसके ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट में परफॉर्म करनी है। नर्सिंग मैनेजमेंट सेम होता है, किसी प्रकार की कोई चेंजेस नहीं है। हमने अभी तक देखे हैं, इसमें नया हमारे को कुछ नहीं दिख रहा है, सेम चीज वही है कि मेंटेन एयरवे प्रेशर, और नर्सिंग केयर जो है वो नॉर्मल मेंटेन लेवल करने के लिए की जाती है। इसके अलावा नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए की जाती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ गया तो उसको मेंटेन करो, सीजर्स है तो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दो, परफॉर्म करनी डेली एक्टिविटीज को। इसके अलावा हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल को मेंटेन करना है। इसके अलावा पीसीएम वगैरह एडमिनिस्ट्रेट करनी है, कोल्ड स्पॉन्जिंग देनी है। इसके अलावा पेशेंट जो होती है इसको रीएश्योर करना है, फैमिली मेंबर्स और उसको इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना है। देन इसके बाद में आ जाता है हमारे 11th डिजीज है, दैट इज एनकेफ्लाइटिस। एनकेफ्लाइटिस यानी एनसेफेलाइटिस, इसमें आ जाता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन पैरेनकाइमा। ब्रेन के जो पैरेनकाइमा है उसके इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, एनकेफ्लाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हमारे कोजेस हो सकते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन कोज। सबसे कॉमन कोज जो होता है वो कौन सा होता है, वायरल इन्फेक्शन जो है वो एनकेफ्लाइटिस का मोस्ट कॉमन कोज होता है। ऑल्दो इट में अकर ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ और बैक्टीरियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके इन्फेक्शन के कारण से ये चीजें हो सकती है। कॉमन पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें पोलियो वायरस, एर्बो वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, रेबीज वायरस, मीजल्स वायरस हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज लाइम डिजीज, सिफाइलस, ट्यूबरक्लोसिस, ये हो सकते हैं। सर्टन प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जैसे मलेरिया और टोक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन होती है, तो वो सारे जो है हम इसके कोज हैं। देन इसके बाद में आ जाता है रिस्क फैक्टर, जिसमें आ जाती है हमारे ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें आती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जो है उनको हम ये जो है वो देते हैं। देन इसके बाद में हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ जाती है। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है, नेक स्टिफनेस हो सकती है, फटीग, सीजर्स, ट्रेमर, अल्टरनेस इन द
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाते हैं, नॉर्मल जो मेमोरी फंक्शंस होती है वो कम हो जाती है, लॉस हो जाते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग। इसके अलावा चेंजेस इन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी चेंजेस, फोटोफोबिया की कंडीशन हो सकती है, हेल्यूसिनेशन की कंडीशंस हो सकती है, फॉल्स फिक्स बिलीफ जिसको हम कहते हैं। एस डिल्यूशन है ना, इसको लिख लेना। इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट बाइट और स्विमिंग जो होती है उसकी हिस्ट्री जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है, क्योंकि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है ना, प्रोटोजोआ फंगल इन्फेक्शन। एंटीवायरल जो मेडिकेशंस होती है वो कौन कौन सी दे सकते हो? साइक्लोवीर दे सकते हो। उसके अलावा हमारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके अंदर सेफ्ट्रिक्सोन हुआ, एम्पिसिलिन हुआ, सिफोटेक्सिम हुआ, ये सारी ड्रग्स आप दे सकते हो। स्टेरॉइड्स दे सकते हो जो कि किसको प्रिवेंट करेगी, हमारे स्वेलिंग को प्रिवेंट करेगी, जैसे डेक्सामेथासोन हुआ। इसके अलावा हमारी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो एंटी डायूरेटिक देनी है ना। एंटी डायूरेटिक्स रहनी है, जैसे मैनेंटोल हो गया, एसिटामिनोफेन हुआ जिसके अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा एंटी एमेटिक जो मेडिकेशंस होती है जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड्स हो गई, वो आपको प्रोवाइड करवानी है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस। ये कौन सी डिसीज होती है जिसके अंदर इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ मसल्स होती हैं? ठीक है, क्या लिख रखा है? न्यूरो मस्कुलर ऑटोनोमिक डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं उसके जो निकोटिनिक जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन, उसके अगेंस्ट जो है वो बॉडी जो है क्या बना देती है? एंटीबायोटिक बना देती है, एंटीबॉडी बना देती है, सॉरी एंटीबायोटिक नहीं। तो उस समय जो है जो मस्कुलर वीकनेस, एबनॉर्मल फटीग्स देखने को मिलते हैं जो कि इसके मेन कैरेक्टर है। देन हमारी नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोइम्यून डिजीज के बाद वजह से हो सकती है, और जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। क्लिनिकल फीचर्स आ जाता है मस्कुलर वीकनेस, फटीग देखने को मिल सकता है, सीवियरिटी इज माइल्ड इन मॉर्निंग, और सीवियरिटी जो होती है, सीवियरिटी जो होती है इसके मॉर्निंग के अंदर माइल्ड होती है, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज कर और इंक्रीज हो जाती है एक्सरसाइज के समय में। इसके अलावा लिम्ब की वीकनेस जो होती है डिस्टल पार्ट में ज्यादा होती है, जिसके किसके मुकाबले, प्रोक्सिमल के मुकाबले। देन इसके बाद में वीकनेस जो है वो स्प्रेड होती है फॉलोइंग ऑर्डर में, जैसे ओक्यूलर मसल्स हो गई, फेशियल मसल्स हो गई, बल्बल मसल्स हो गई, ऐसे इसका ये पोजीशन ध्यान रखना। फिर लिम्ब मसल्स हो गई, देन ट्रंकल मसल्स हो गई। देन पटोसिस हो सकता है, उसको पटोसिस नहीं कहते, इसको टोसिस कहते हैं। डिप्लोपिया हो गया। इसके अलावा पेशेंट्स डिफिकल्टी इन च्यूइंग होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की कंडीशन भी हो सकती है सीवियरिटी के अंदर। ध्यान रखना, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब भी करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर एक ना एक प्रकार से रेस्पिरेशन का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। न्यूरोलॉजिकल वाले पेशेंट को हुआ तो उसके बाद में वो कौन सा सिस्टम को ही अफेक्ट करेगा? रेस्पिरेशन को ही अफेक्ट करेगा। इमोशनल स्ट्रेस, वायरल इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुएशन की वजह से ये हो सकती है, ये डिजीज जो है सीवियर हो सकती है। इसके अलावा क्लोरोक्विनिन जो हो गई, एमाइलोग्लाइकोसाइड्स हो गई, लिथियम बीटा ब्लॉकर्स हो गई, ये सर्टेन मेडिकेशंस जो होती हैं वो कर सकती है। देन इसके बाद में आ जाते हैं डायग्नोसिस, क्या क्या हो सकती है। डायग्नोसिस में आ जाता है हमारे टेंसिलन टेस्ट कराया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका टेंसिलन जो होता है टेस्ट होता है। इसके अलावा एंटी एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर एंटीबॉडिक टेस्ट होती है वो कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी कराई जाती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है वो किया जाती है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में, देखते हैं क्या होता है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर कि एसिटाइल एंटीकोलिनरेस्टेरेस कंपाउंड जिसके अंदर आ जाता है एम्बेनियम क्लोराइड हुआ, नियोस्टिग्माइन ब्रोमाइड हुआ, पायरोडोस्टिग्माइन ब्रोमाइड हुआ। इसके अलावा दिस ड्रग ब्लॉक्स एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज प्रेडनिसोलोन हुआ। इसके अलावा दिस ड्रग्स रिड्यूस द सीरम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबायोटिक लेवल्स एंड डिक्रीज द ऑटो इम्यूनिटी रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स सच एज एजिथियोप्राइन हुआ, साइक्लोस्पोरिन हुआ। इसके अलावा प्लाज्मा फ्रेसिस हुआ, माइस्थीनिया ग्रेविस प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज टू रिमूव फ्रॉम द
ब्लड के अंदर से आपको जो है वो रिमूव करना है क्या चीज को, माइस्थीनिया ग्रेविस प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड के अंदर से जो है एंटीबॉडीज को निकालने का। देन इसके बाद में आ जाती है हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट में आ जाती है, इसके अंदर क्या आ जाता है हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न हुआ, उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा काम को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी, वेल वेंटिलेटेड पोजीशन प्रोवाइड करानी है, नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोवाइड करानी है, ट्रेकियोब्रोंकियल सक्शनिंग जो होती है उसको परफॉर्म करना है। इसके अलावा इनकरेज द पेशेंट फॉर द डीप ब्रीदिंग एंड इनकरेज एक्सरसाइज, इनकरेज करनी है एक्सरसाइज वगैरह के लिए। इसके अलावा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है वो प्रिस्क्राइब करानी है, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी हो वो। इसके अलावा मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना है। इसके अलावा 5 आवर का रूल लगा के आपको जो है क्या करना है, मेडिकेशंस को जो है वो प्रिस्क्राइब करनी है, जिसके अंदर एंटी कोलिनरिस्टरेस कंपाउंड्स हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हुआ, इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट हुआ, ये सही चीजें इसको प्रोवाइड करवानी है। देन इसके बाद में आती है इनकरेज द पेशेंट टू एडिक्वेट बेड रेस्ट, एडिक्वेट बेड रेस्ट जो होती है उसको प्रोवाइड करानी है। सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो प्रोवाइड कराने, पेशेंट को जो है एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जैसे ब्रशिंग, बाथिंग, वेयरिंग क्लोथ्स वगैरह जो है उसके लिए उसमें उसको असिस्ट करना है। इसके अलावा क्लोजली मॉनिटर करना है किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी फेलियर या पैरालिसिस वाली कंडीशन के अंदर। इसके अलावा एंटी कोलिनरिस्टरेस मेडिकेशन जो होती है जिसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस वगैरह हो गई। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स वगैरह आपको पेशेंट के मेंटेन रखने हैं, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को और स्टॉप करनी है मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। इसके अलावा एडमिनिस्टर एट्रोपिन सल्फेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करनी है। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती है वो आपको पेशेंट को केयर करते समय उसको प्रोवाइड करानी है। देन इसके बाद में आ जाती है सर्जरी कौन सी कराओगे, थाइमेक्टमी कराओ। थाइमेक्टमी क्या होती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड के रिमूवल को हम थाइमेक्टमी कहते हैं। 13 जो डिजीज आती है दैट इज विलियन बेयर सिंड्रोम, जिसके अंदर क्या होता है ऑटोनोमस डिजीज होती है, पेरिफेरल सिस्टम को, नर्वस सिस्टम पेरिफेरल पेरिफेरल जो सेंसरी और नर्वस न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन्स है, उनको ये अफेक्ट करती है। इसके अलावा रेयर डिसऑर्डर होता है, डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीट होती है, उसके डिजनरेशन के कारण पेरिफेरल नर्व के ऊपर ये चीज होती है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी कॉजेस क्या क्या हो सकती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। इसके अलावा हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन हुआ, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, एचआईवी वायरस हुआ, हॉटस्किन लिम्फोमा, या फिर है ना बर्थ के समय जो चाइल्ड विद जो वैक्सीनेशन होती हैं उसके कारण ये चीजें हो सकती है। देन इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं, तो it is an ascending progressive disease start from the lower limbs gradually progress the toward the upper body parts। इसके अंदर आ जाता है मस्कुलर वीकनेस हो गया, पेरेस्थीसिया की कंडीशन हो गई, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग हुआ। इसके अलावा इनएबिलिटी टू वॉक, डिफिकल्टी इन स्विंग एंड स्वेलोइंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, अल्टर्ड बोवेल ब्लैडर फंक्शंस। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियक डिसरिथमिया की कंडीशन जो है सीवियर केसेस में देखने को हमारे को मिलती है। देन इसके बाद में आ जाती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हो गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एग्जामिनेशन हुआ जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो प्रोटीन लेवल है वो बढ़ जाता है। नर्व कंडक्शन की स्टडी जो हुई उसके अंदर ये सही चीजें देखने को मिल, ये सारे डायग्नोसिस हम करवाते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट में जो है वो क्या होता है, हमारे कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट जो डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं होता है, जिसमें प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है, जिसमें it is the antibodies which attack the immune body system and removed from the blood के अंदर से रिमूव की जाती है। और दूसरा आता है हमारा आईवी इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दी जाती है। ऑक्सीजनेशन हम जो है इस प्रिस्क्राइब होती है उसका राउंड लगाया जाता है, फिजियोथेरेपी आप परफॉर्म करा सकते हैं। देन इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारे इसके जो नर्सिंग मैनेजमेंट है सारे सेम है, किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं है। वो कि भाई ये फिजियोथेरेपी करनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न करना है, ईटिंग च्यूइंग फूड जो होती है उसके लिए इंकरेज करना है कि अच्छे से चबाओ उसको। इसके अलावा करेक्ट पोस्चर मेंटेन करना है पोस्चरल डिफॉर्मिटी से प्रिवेंट होने के लिए। इसके अलावा एसेप्टिक टेक्निक जो होती है उससे आपको जो है पेशेंट को क्या करना है, यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा डेली लिविंग जो एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करना है। इसके अलावा रिहेबिलिटेशन सर्विसेज जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी वगैरह जो होती है वो आपको पेशेंट के अंदर परफॉर्म करवानी रिक्वायरमेंट के आधार पर। नेक्स्ट डिजीज है पार्किंसन डिजीज। ये भी एक क्रोनिक होती है, प्रोग्रेसिव होती है, डिजनरेटिव होती है, नर्वस सिस्टम की डिजीज जो कि आपके पेशेंट के मूवमेंट्स को अफेक्ट करती है, जिसमें मस्कुलर वीकनेस, ट्रेमर और ब्रेडिकाइनेसिया यानी कि लो डिक्रीज मूवमेंट।
देन इसके बाद में आ जाती है कॉजेस, क्या आ सकता है, दिस डिजीज अकर ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ द डोपामिन प्रोड्यूस सेल, डोपामिन जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं उसके डिजनरेशन के कारण फाउंड इन द सबस्टीनिया निग्रा, सबस्टीनिया निग्रा के अंदर जो चीज फाउंड होती है। देन इसके बाद में आ जाती है हमारी एग्जैक्ट कॉज जो होता है इसका अननोन होता है, ठीक है। तो बच्चे में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एज की वजह से 5 साल से ज्यादा, हेरिडिटी, इसके अलावा हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर के कारण, इसके अलावा मोल मोर कॉमन जो होता है किसके अंदर, मेल के अंदर हो सकता है, हेड इंजरी के कारण हो सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन जैसे एंसेफेलाइटिस हुआ उसकी वजह से हो सकता है। देन ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिस, एब्नॉर्मल स्लो मूवमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा सीवियरिटी इन द एकेनिशिया दे में अकर और कंप्लीट लेक ऑफ द मूवमेंट इज नोन एज एकाइनिशिया, यानी कि बिल्कुल ही मूवमेंट का लॉस हो जाना, ठीक है। काइनिस का मतलब होता है मूवमेंट, है ना, ये चीज ध्यान रख लेना। का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। देन इसके अलावा राइटिंग चेंज हो जाती है, स्पीच जो होती है मोनोटोनस, एक ही टोन के अंदर बोलता है, इन वन टोन। इसके अलावा ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन, रेस्टलेसनेस, एबनॉर्मल जेट्स वगैरह हो सकते हैं। देन इसके बाद में आ जाती है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जो होती है वो क्या होती है, हमारे न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हुआ पेशेंट का, कंप्यूटेड सोनोग्राफी, टोमोग्राफी, सिटी स्कैन हुई, एमआरआई हुई, इसके अलावा पेट जिसमें प्रोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन, इमर्जन टोमोग्राफी, ये जो है इसका डायग्नोसिस है। देन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जो होती है वो क्या होती है हमारे, कंप्लीट क्योर इज डिजीज नॉट कंप्लीट क्योर ऑफ द डिजीज इज नॉट पॉसिबल, सपोर्टिव केयर इज गिवन टू द पेशेंट, जिसके अंदर हम देते हैं लेवोडोपा ड्रग देते हैं, जिसके अंदर लेवल मोस्ट इफेक्टिव पार्किंसंस मेडिकेशंस होती है। इंक्रीज डोपामिन लेवल, डोपामिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेवोडोपा हो गई, कार्बिडोपा या फिर लेवोडोपा जिसको हम कहते हैं। दूसरी आती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, जिसके अंदर हमारे आ जाती है दिस ड्रग्स ब्लॉक्स द एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स इन द सीएनएस, सीएनएस के अंदर एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दस दिस सप्रेस द एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी, और ये जो होती है एसिटाइल कोलिन की जो एक्टिविटीज होती हैं वो जो है क्या कहते हैं, सप्रेस की जाती है। इसके अलावा बेंजोट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन हुई, इसके अलावा प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड्स हुई, इसके अलावा ट्राईहाइड्रोक्सी फिनाइडिल हाइड्रोक्लोरिक जो ड्रग्स होती है एंटीकोलिनर्जिक्स की, वो हमारे को प्रोवाइड करवानी होती है। देन इसके अलावा डोपामिन रिसेप्टर्स एगोनिस्ट जो होती हैं और ब्रोमोक्रिप्टिन जो होती है वो देनी होती है। इसके अलावा मोनोएमाइन ऑक्सीडोज बीटा इनहिबिटर्स, जिसके अंदर आ जाती है इनहिबिट द मोनोएमाइन ऑक्सीडेज बीटा एंजाइम, जिसके अंदर प्रिवेंट करता है किसको, डोपामिन के ब्रेकडाउन को, जिसके अंदर आ जाता है सेलेगिलिन और रेसिग्लिन जो होती है ड्रग्स हमारे को देनी होती है। देन इसके अलावा हमारे क्या देते हैं, एमेक्टिडीन देते हैं, जो कि क्या होती है, डोपामिन के जो रिलीज होता है ब्रेन के अंदर और उसको स्टिमुलेट करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल जो नर्व्स होती है ब्रेन की उनको। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी हमारे को पेशेंट को देनी है। ऑटिज्म की कंडीशन भी आ सकती है पेशेंट में, इसलिए। इसके अलावा फेम मैट्रेस आपको देनी है, प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करानी है, टू पिलो का यूज करके प्रॉपर पोस्चर को जो है फैसिलिटेट करना है। हाई कैलोरी डाइट जो है वो आपको प्रोवाइड करवानी है पेशेंट के अंदर। हाई प्रोटीन डाइट देनी है, स्मॉल मील जो है फ्रीक्वेंटली आपको पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा फाइबर रिच डाइट देनी है, कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए माइल्ड एग्जेक्टिव देनी है। इसके अलावा 2000 ml जो फ्लूइड जो होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो तो वो आपको देना है। इनकरेज द पेशेंट फॉर द मोशन एक्सरसाइज जो होती है उसको इनकरेज करना है। इसके अलावा असिस्ट द पेशेंट्स इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को आपको असिस्ट करना है। देन इसके बाद में आ जाता है पेशेंट को जो है इनकरेज करना है उसके हैंड्स को जो है बैक साइड में रखने के लिए, स्पाइन कोऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्ट करना है उसको हाई सोल शूज पहनने के लिए। इसके अलावा ताकि वो क्या कहते हैं उसको स्ट्रोक से बच जाए ना, जो शोकर्स जो होते हैं वो शोकर की तरह काम करेंगे ताकि सीएसएफ का अल्टरेशन नहीं हो। इसके अलावा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड शोल्डर, शोल्डर और जो नेक होता है उसके फ्लेक्शन को अवॉइड करना है। इसके अलावा मेंटल थॉट्स होते हैं जैसे कि वॉकिंग ओवर इमेजिनरी लाइंस आर आल्सो बेनिफिशियल, यानी इमेजिनरी लाइंस के ऊपर आपको चलना है। इससे पेशेंट को कहना है कि ये आपके सामने एक लाइन है, आपको इस पे से चलना है ताकि उसका जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, वो इक्विलिब्रियम अच्छा रहे। इसके अलावा है ना जो नेक और शोल्डर जो है उसका ओवर फ्लेक्शन या फ्लेक्शन जो है अवॉइड करना है। इसके अलावा वॉकिंग जो होती है वो चलानी करनी है, फिजियोथेरेपी देनी है आपको, चेस्ट थेरेपी और
स्पीच थेरेपी दिलवानी है। इसके अलावा कॉइन्स जो होती है पॉकेट्स के अंदर जो होती है वो ग्रेस्पिंग द कॉइन्स इन द पॉकेट्स आर ऑल हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ट्रेमर। आप ऐसे यूं पकड़ सकते हो हाथ को और ऐसे यूं थोड़े बहुत ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है ट्रेमर से रिड्यूस हो सकते हो। इसके अलावा प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड इज रिलेटिव रिगार्डिंग द डिजीज प्रोसेस ताकि उनको अश्योर हो जाए। इसके अलावा नेक्स्ट डिजीज है अल्जाइमर डिजीज जो आजकल के जनरेशन में देखी जाती है, जो कि पहले के जमाने में सिर्फ 60 साल से ऊपर जो जने होते थे, बच्चे बोल रहा था मैं, 60 साल से ऊपर के बच्चे नहीं भाई, 60 साल से ऊपर के जो अडल्ट वो एल्डर्स होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल तो बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विच अफेक्टेड द वेरियस कॉग्निटिव फंक्शंस अफेक्टेड द पर्सन, जैसे कि कॉमन डिमेंशिया इसका सबसे कॉमन टाइप होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें अबव 65 एज जेनेटिक्स फीमेल के अंदर। इसके अलावा मायोकार्डिक इन्फेक्शन वाली जो अगर डिजीज हो गई तो उनमें सेरेब्रल वायरल इन्फेक्शन, ये इसके कॉजेज है कि इनकी वजह से हो सकते हैं या इनके कारण से ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में प्रोग्रेसिव डिजीज होती है, मेमोरी लॉस हुआ, पर्सनालिटी चेंजेस हुआ, एग्नोसिया हो गया, एफिजिया हो गया, डिसोरिएंटेशन हुआ, पुअर जजमेंट हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आ सकती है, इरिटेबिलिटी हो गई, रेस्टलेसनेस हो गई, इनके कारण से ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आ जाती है हमारे इन सीवियर केसेस द सिम्टम्स आते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आर इम्पेयर्ड क्लोजली, इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग होती है वो क्लोजली कंप्लीटली इम्पेयर्ड हो जाती है। इसके अलावा फोकल और यूरिनरी इनकंटिनेंस जो होता है वो हो सकता है, लिम्फ रैपिडिटी हो सकती है, लिम्फ रैपिडिटी नहीं है, या फिर लिम्फ रिजिडिटी होगा। ठीक है, इसके अलावा डिसोरिएंटेशन और डिल्यूजन की कंडीशन भी हमारे को वहाँ देखने को मिलती है। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस में मेंटल हेल्थ स्टेटस को एग्जामिनेशन करना होता है, ब्लड एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, ईईजी, एमआरआई, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल एस्टिमेशन करना होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट करना होता है, रीनल फंक्शन टेस्ट करना होता है। देन ट्रीटमेंट आ जाता है। ट्रीटमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, एसिटाइल कोलिनिस्टेरेज हो गया, इनहिबिटर जिसके अंदर हम देते हैं रिवास्टिगमाइन हो गया, गैलेक्टामाइन हो गया, ये सारा हमारे को देना होता है। इसके अलावा है ना हमारे को जो इंक्रीज करने के लिए ड्रग, इंक्रीज द एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कौन सी, एंजोमिथाइल डीएस्परेट्रेट होते हैं जिसको MNMDA भी कहते हैं, वो देते हैं, जिसमें हम देते हैं मिमेंटाइन जो है वो ड्रग देते हैं। इसके अलावा एटिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो देते हैं, जैसे हेलोपेरिडोल हुआ, क्लोज़ेपाइन हुआ। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती है जैसे कि फ्लुक्साटिन हुआ, नॉर्थिप्रिलिन हुआ, ये सारी ड्रग्स हमारे को देनी होती है ट्रीटमेंट के अंदर। देन इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, यूज ऑफ स्मॉल सेंटेंसेस एंड क्लियर लैंग्वेजेस व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट्स, maintain the eye to eye contact while taking the patient, repeat instruction पे आपको वो करना होता है, give only one instruction at one time, एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन ही आपको पेशेंट को देना है। encourage the patient to communicate, encourage पेशेंट को कहना है कि कम्युनिकेट करिए आप उसको, पेइंग अटेंशन ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसके ऊपर अटेंशन पे करने के लिए कहना होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर उसको कहना होता है टेकिंग विद द पेशेंट। और आपको क्या करना होता है, पेशेंट को क्या करना होता है, वाइल कम्युनिकेशन, वाइल टॉकिंग टू द पेशेंट, उसको आपको उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए भी अटेंशन प्रोवाइड करानी, साथ में उसको वर्बल कम्युनिकेशन के लिए एंकरेज करना है। इसके बाद में रीओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट्स फ्रीक्वेंटली रिगार्डिंग द प्लेस, टाइम एंड पर्सन। ठीक है, देन इनकरेज द पेशेंट फॉर परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज रिगार्डिंग सेल्फ केयर, बिल्कुल सेल्फ केयर के लिए उसको कहना ही कहना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है। देन न्यूरेल्जिया वाली कंडीशन आ जाती है। न्यूरेल्जिया का मतलब क्या हो जाता है, हमारे शॉकिंग, पेनफुल, शार्प और इरिटेशन नर्व पेन जो होता है उसको हम न्यूरेल्जिया कहते हैं। बहुत गंदा पेन होता है, उसको हम सुसाइडल पेन भी कहते हैं। कितनी बार, सबसे पहले जो होती है ट्राइगेमिनल न्यूरेल्जिया, जिसके अंदर हमारे जो ट्राइगेमिनल जो नर्व होती है उसके अंदर पेन होता है, और ऐसा गजब का पेन होता है कि पेशेंट कहता है इस पेन से तो मैं खुद ही मर जाता हूँ। तो वो उसको हम सुसाइडल पेन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। इस पेन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सुसाइडल डिजीज या फिर सुसाइडल पेन होता है इसमें, है ना। देन नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं, इट अकर ड्यू टू द क्रोनिक इरिटेशन ऑफ नर्व क्लिनिक, हमारी जो
क्रेनियल नर्व होती है कौन सी वाली, ट्राइगेमिनल ट्रोकियल, फोर्थ वाली जो नर्व होती है उसके कारण से होता है, फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है। 12 क्रेनियल नर्व होती है जिसमें से चौथे नंबर की जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, ट्राइगेमिनल नर्व होती है, जिसके वजह से ये चीज होती है। ये 4 है, वाह ध्यान रखना 4th लिखा है। और क्रेनियल नर्व के जो डेफिनेशन नंबर रीड करते हैं वो रोमन नंबर में करनी होती है हमारे को। इसके अलावा इसमें हमारे को पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, कान के अंदर पेन होते हैं, होठ में, गम्स में, चिक्स पे, ठीक है, चिक्स के ऊपर पेन होता है। इसके अलावा हमारे जो फुलनेस ऑफ साइनसेस होते हैं, ऐसा लगता है कि साइनस फुल चुके हैं, साइनसाइटिस की कंडीशन लगती है। फोरहेड्स वगैरह जो होती है उसके अंदर पेन होता है। इसके अलावा टेम्पोरल पेन होता है। इसके अलावा पेन कहाँ होता है, जो के अंदर और आई के अराउंड जो है हमारे को पेन देखने को मिलता है। देन इसके बाद में आ जाती है कि दिस पेन बिकम मोर सीवियर ड्यूरिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कब कब हो सकता है ये पेन सीवियर, जब आप खाना खाते हो, वॉश करते हो अपना फेस, सबसे ज्यादा ये दोनों इम्पोर्टेंट है ना। इसके अलावा टॉकिंग हॉट फूड पॉसिबल, जिसके अंदर हमारे जैसे कि टूथ एब्सेस हो सकता है, फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, मैकेनिकल कंप्रेशन हो सकता है, ट्रोमा की वजह से ट्राइगेमिनल नर्व का मैकेनिकल कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, अब खाना खा रहे हो तो भी दुख रहा है, पानी पी रहे हो, बोल रहे हो दुख रहा है, कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो, मुंह धो रहे हो तो दुख रहा है, तो ऐसे में इंसान मरना पसंद करता है, इसलिए उसको सुसाइडल डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट आती है ग्लोसोफेरिंजियल, यानी कि ग्लोसोफेरिंजियल यानी फेरिंग्स और टंग्स वाले जो एरिया होते हैं, थ्रोट जो टंग और टॉन्सिल वाले एरिया होते हैं उसके अंदर सेम पेन होता है। ये कौन सी नर्व होती है, हमारी जो 9th क्रेनियल नर्व होती है वो होती है। इसमें ऑक्सीपिटल नर्व के अंदर पेन होता है, जिसमें अपर नेक के अंदर और इनमें पेन होता है। देन इसके बाद में कोजेस क्या क्या हो सकता है, केमिकल इरिटेशन सबसे पहला जो कंप्रेशन होता है, ये तो सबसे कॉमन है। देन इसके बाद में कंप्रेशन हो जाता है नर्व का, उसकी वजह से होता है। देन केमिकल इरिटेशन हुआ, फिजिकल ट्रॉमा हुआ, टूथ एब्सिस हुआ, हर्पिस जोस्टर या एचआईवी के कारण और डायबिटीज की वजह से। एचआईवी जिसको है उसको कुछ भी हो सकता है, दुनिया की सारी बीमारी उसको लग सकती है ना। देन इसके बाद में आ जाता है डायग्नोसिस हुआ, एस्टिमेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल हुआ, सीटी स्कैन, एमआरआई, इलेक्ट्रोमायोग्राफी और जो नर्व कंडक्शन स्टडी है ये करवानी चाहिए हमारे को, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो, एनाल्जेसिक देनी देनी जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गई। इसके अलावा एसिटामिनोफेन हुआ, हाइड्रोकोर्टिन हुआ जो कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है, एंटी कन्वर्जन ड्रग होती है जैसे फेनोटोल कार्बाजेपाइन हो गई, फेनोबार्बिटोल हो गई, ये सारी देनी है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देनी है जैसे एमिट्रिप्टिलिन हुई, नोट्रिप्टिलिन हुई, लिडोकेन हुई। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे नर्व ब्लॉक विद द एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल, इसके साथ में पेरिफेरल न्यूरेक्टमी भी आप करवा सकते हो। देन इसके बाद में हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के, सेम है, न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करना है, सॉलिड डोज ऑफ डाइट नीड के अकॉर्डिंग देनी है, सर्जिकल मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव केयर करनी है। नेक्स्ट डिजीज आती है बेल्स पाल्सी, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, फेशियल पाल्सी कहते हैं, फेशियल पैरालिसिस भी हम इसको कहते हैं। देन इसके अंदर क्या क्या आ जाता है फेशियल पैरालिसिस में, फेशियल पैरालिसिस के अंदर हमारी जो चीज आती है वो क्या आ जाती है, एक मिनट, ठीक है। फेशियल पैरालिसिस कहते हैं जो कि 7th क्रेनियल नर्व की जो पैरालिसिस होती है उसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या आ जाती है, हमारे ट्रोमा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, हेमरेज, मेनिंजाइटिस, स्ट्रोक और माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन इसके अंदर हो सकती है। देखिए इसकी वजह से ये चीजें हो सकती है। तो क्या 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 हमारे क्लिनिकल फीचर्स आ जाता है, ब्लिंकिंग ऑफ आई एंड क्लोजिंग आई, यानी कि ना जो क्लोजिंग और ब्लिंकिंग होती है आईज की, आईलिड जो होती है वो लिफ्ट होती है ऊपर नीचे। इसके अलावा आईब्रोज जो है वो एक साइड में ऐसे ऊपर की साइड में रह जाती है, स्माइलिंग रहता है फेस, स्माइलिंग फेस रहता है, लेकिन वो स्माइल नहीं कर रहा होता, वो उसकी मसल्स ही ऐसी हो जाती हैं। देन इसके बाद में उसका ना जो सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवरी सिक्रेशन के कारण टीयरिंग यानी उसको आंसू पड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा टेस्ट ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का टेस्ट होना। इसके अलावा हमारे जो फ्लेयरिंग ऑफ नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल जो है वो फ्लेयर अप हो जाती है। देन इसके बाद में आ जाता है ट्रीटमेंट, देखते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन हो गई, इसके अलावा एनाल्जेसिक हुई, एंटी वायरल ड्रग्स हुई जैसे एसाइक्लोवीर हो गई, फिजियोथेरेपी वाली ड्रग हुई, प्रोटेक्शन ऑफ द आईज, आईज की प्रोटेक्शन वगैरह सबसे हमारे को करवाना होता है। ये सारे इसके ट्रीटमेंट है। देन इसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, पेशेंट के जो फेशियल जो एक्सरसाइज है उसके लिए एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करवानी है, जिसको हम फेशियल फिजियोथेरेपी कहते हैं। इसके अलावा हमारा आ जाता है अप्रोप्रिएट प्रिवेंट करता है आई को, अप्रोप्रिएट केयर देते हैं आईस और ड्राइनेस और इंजरी को। इसके अलावा प्रोवाइड द फिजियोथेरेपी सच एज मैसेज एप्लीकेशन, मसाज एप्लीकेशन ऑन द विद द मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन करानी होती है, स्टिमुलेशन ऑफ द फेशियल नर्व हो गया। इसके अलावा हमारे नॉर्मल जो
न्यूट्रिशनल लेवल है पेशेंट का उसको मेंटेन करना होता है, प्रोवाइड करनी होती है, लिक्विड और सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करवानी होती है, सन ग्लासेस जो होते हैं उसका यूज करो, आई पैचेस का यूज करो, आर्टिफिशियल जो टीएस है उसका यूज करो ताकि आई को प्रोटेक्ट हो, ड्राइनेस ना हो आईज के अंदर। देन इसके अंदर नेक्स्ट हमारी बात आती है कि इसकी ब्रेन ट्यूमर के अनकंट्रोल अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो गए या फिर वेंट्रिल जो वेंट्रिल क्लोराइड जो होती है उसके एक्सपोजर के कारण, एप्स्टीन बार वायरस के इन्फेक्शन के कारण से हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर्स, विजुअल डिस्टरबेंस, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, डिजीनेस, वर्टिगो, एग्नोसिया, हेमिपेरेसिस, इनकंटिनेंस, पेरिस्टीसियास, सारे टर्म्स हमारे को याद है, मुंह पे क्या पढ़ेंगे हम इसको, याद रखने पे होते क्या क्या है वो देखना है हमारे को। कोई पर्टिकुलर न्यू थिंग इसके अंदर देखने को मिली नहीं हमारे को। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, चेंज इन मेंटल स्टेटस, सिटी स्कैन हो गया, स्कल का एक्सरे हुआ, एमआरआई, ईसीजी, बायोस्कोपी जो है वो करते हैं, बायोप्सी जो है वो सही चीजें करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी जो होती है ट्यूमर को रिमूव करने के लिए क्रेनियोटोमी की जाती है। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट सारे सेम है, रेडियोथेरेपी देनी है, कीमोथेरेपी देनी है, तो उसके साइड इफेक्ट को भी आपको अपेयर करना है, अगर होते हैं किसी प्रकार से आपको मॉनिटर करना है, अगर साइड इफेक्ट उसमें दिखते हैं तो आपको पेशेंट के जो डॉक्टर है उसको तुरंत प्रभाव से इन्फॉर्म करना है, सर इसको ऐसा हो चुका है, अब हमारे को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। देन आपको इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो मैनिटोल देना है, नॉर्मल जो रेंज है उसमें लाना है उसको प्रॉपर केयर करके। इसके अलावा सेफ जो नॉन इरिटेटिंग एनवायरनमेंट होता है उससे प्रोवाइड करना है आपको, एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा असिस्ट द पेशेंट इन परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, डेली लिविंग जो है उसको आपको असिस्ट करना है। इसके अलावा सर्जिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको उस केस के अंदर आपको एप्रोप्रिएट प्री और ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करानी है। देन इसके बाद में आ जाता है हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क। हर्निएशन ऑफ इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या हो जाता है, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं, है ना। इसके अंदर क्या हो जाता है, लंबर एरिया की जो स्पाइन होती है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है इस जगह में, और इसमें क्या आ जाता है, सर्वाइकल डिस्क जो होती है सेकंड, जो आर मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो होती है ये होती है सेकंड वाली जो सर्वाइकल डिस्क होती है। देन इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं, कोर्स देख लेते हैं हम सबसे पहले। हिस्ट्री ऑफ बैक इंजरी हुआ, स्टर्नेस एक्टिविटी ऑफ एक्सरसाइज, स्टर्नेस एक्टिविटी जो होती है एक्सरसाइज की उसके कारण से हो सकती है, गलती से जोश जोश में 2 दिन हुए जिम जाते हुए और एकदम से आपने क्या उठा लिया, सिलेंडर उठा लिया, वो स्लिप डिस्क हो जाती है, तो वो ऐसा हमारे को नहीं करना है। नेक्स्ट हमारी जो चीज आती है क्लिनिकल फीचर्स आती है जिसमें सर्वाइकल जो रिस्क डिस्क हर्निया होता है वो क्या होता है, इसके अंदर हमारा पेन और स्टिफनेस इन द हैंड, नेक, शोल्डर और स्केपुला। इसके अलावा नमनेस इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, पेरेस्थीसियास की कंडीशन इसके अंदर करना है। लंबर डिस्क हर्निएशन होता है जिसमें पेन, नमनेस इन द लेग्स, हिप्स एंड बटक्स वगैरह। इसके अलावा लो बैक पेन होता है, सीवियरिटी इन द पेन ड्यूरिंग द किस किस समय, बैंडिंग के समय में, वेट लिफ्ट करते समय, खांसते, छींकते, बेड रेस्ट करते समय, ये सही चीजें जो है वो रिवील करती है पेन को, ठीक है, रिलीव करती है हमारे पेन को। बेड रेस्ट रिलीव करती है, लेकिन ये जो सारी चीजें होती है वो क्या करती है, हमारे इसको पेन की जो सीवियरिटी होती है उसको बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, हमारे डायग्नोसिस सारे स्पाइनल एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, माइलियोग्राफी कराई जाती है। देन ट्रीटमेंट में एडिक्वेट बेस्ट रेस्ट देनी है, रिलीफ पेन कराने के लिए स्ट्रेनस एक्टिविटी अवॉइड करनी है, एनएससीआईडीज देनी है, एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन जैसी। इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट्स आपको देनी है जिस सीवियर पेन की कंडीशन के अंदर, नार्कोटिक्स वगैरह के, ठीक है। देन हम बात करते हैं पिंक क्लासेस, हमारे लिए 2 ऑनलाइन बैच लेके आया है, एएनएम और जीएनएम का। 2400 रुपए एएनएम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, जीएनएम 2500 रुपए में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होती है, डायसेक्टमी की जाती है और लेमिनेक्टमी की जाती है, जिसके अंदर हमारे जो हर्निएशन जो पोर्शन होता है डिस्क का वो हम कट कर देते हैं, और अगर लेमिनेक्टमी होती है तो उसके अंदर जो पोस्टीरियर आर्क ऑफ वर्टिब्रा होता है उसको सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। लास्ट में हम नर्सिंग मैनेजमेंट सारे सेम करने, हेवी लिफ्टिंग से, स्टर्नेस वर्क से हमारे को उसको अवॉइड करवाना है। इसके अलावा पिलो का यूज नहीं करना है पेशेंट में, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेटन द स्पाइन। ठीक है, देन इसके बाद में प्रोन पोजीशन अवॉइड करनी है। इसके अलावा सर्वाइकल कॉलर की कंडीशन जो हो जाती है तो उसके अंदर आपको सेफ सर्वाइकल कॉलर देनी है, ठीक है। इसके अलावा स्लीपिंग से बचाने के लिए इंटरमिनेंट जो ट्रैक्शन होता है वो आपको प्रोवाइड कराना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड
करानी है सर्जिकल मैनेजमेंट से पहले। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी लंबी चली थी लेकिन ये इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच।